लेकिन मेरा ये कहना है कि अश्विनी वैष्णव साहब सिग्नल मैन थे क्या? वो एक एक चीज संभाल रहे थे? आई मीन दिस इज स्टूपिड। मेरी बात सुने, जितने भी पॉलिटिशियन, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और उसके बाद जाके मंत्री बनता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसको अपने विभाग का एक्सपर्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ, ए डिफेंस मिनिस्टर नीड्स टू नो हाउ टू ड्राइव अ टैंक, needs to know the difference between a 120 millimeter and a 177 millimeter. He needs to know the difference between a 155 millimeter Bofors gun and a normal artillery what used to be called the Big Bertha. What is going on? He needs to know the difference between a Leopard 2 and an Arjun tank, yani the T-90 or a Bhishma, sorry, the Bhishma and a T-90. हाँ, कौन सी दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई MiG-21 क्रैश करे तो फौरन रक्षा मंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जब भी शिपिंग लेन में कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाए, देयर इज एन ऑयल स्पिल, देयर इज व्हाटएवर, इंस्टेंटली द शिपिंग मिनिस्टर शुड बी आस्क्ड टू रिजाइन। अरे भाई, पर कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। ऑफ कोर्स लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइंड ओवर अ ट्रेन एक्सीडेंट, taking moral responsibility for whatever happened. Now that is his prerogative. I don't agree with that decision. सीधी सादी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान में जहां पर भी दंगा होगा, and by the way I have covered every riot since 1981 till today. मुरादाबाद हो गया, भागलपुर हो गया, हाशिमपुरा, मलियाना, दिल्ली 1984 दिल्ली, 1989 भागलपुर, 1987 हाशिमपुरा, मलियाना, मेरठ में। मतलब जितने भी गृह मंत्री थे उस वक्त सबको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये किस किस्म का लॉजिक है? आज आकर के मंत्री जी रिजाइन करो। आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? Do you think each time there's a railway accident or a civil aviation accident or any accident, suppose there's a road accident, should the road transport minister resign? Now my point is, this demand for resignation politics must come to an end. What we must work for is a far better system, to improve the system, to upgrade the system, to see to it that these things don't happen again. In any event, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई है, और सीबीआई की इंक्वायरी जो शुरू हुई है उससे तो ये शायद इंडिकेशन मिल रहा है, छोटा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि यहां पे सैबोटाज हो। एट द मोमेंट विद अस वी हैव मिस्टर अजीत चौहान फ्रॉम द बीजेपी। अजीत चौहान साहब नमस्कार। सर बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम सर। सो मतलब के आखिर में जिस चीज की हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो हुआ। अमित शाह जी मिले, रेसलर से मिले और तकरीबन सबको मना लिया कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, जो कानून है अपना काम करेगा, आप वापस जाइए, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। आप लोगों की रेलवेज में ड्यूटी है, किसी की कहीं है, किसी की कहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में आप लोग हैं, आप जाइए। मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब अमित शाह जितनी सीनियरिटी का शख्स अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करे, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। और अगर फिर भी ऑब्जेक्शन है तो फिर पूरा देश कहेगा जयराम जी की, आपको जो करना कर लो। जी अजीत चौहान साहब। सर मैं इन खिलाड़ियों का बड़ा आदर करता हूं और मुझे कुछ तथ्यों से आपके माध्यम से दर्शकों को अवगत कराना है सर। जी। और मैं आशा करता हूं आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। जी। इस एक विषय को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, ऐसा मेरा आरोप है सर। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं इन सारे खिलाड़ियों का बड़ा आदर करता हूं। मेरी पत्नी देश के लिए खेली है, वो एक प्रदेश की टीम की कप्तान थी, महिला खिलाड़ी थी, और सबको पता है कि विच स्पोर्ट सर, विच स्पोर्ट? उस
सर वो बास्केटबॉल खेला करती थी अरे और जबरदस्त। भारत की टीम की सदस्य थी वो, उसने कई इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो मेरी पत्नी एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने देश के लिए खेला है, तो मुझे बड़ा आदर है इन खिलाड़ियों के प्रति, क्योंकि मैं जानता हूं कि देश के लिए खेलना किसी तपस्या से कम नहीं है। 5-6 साल की उम्र से लेकर के उनके पेरेंट्स, पूरा घर इन खिलाड़ियों के लिए काम पे लग जाता है। जिस तरीके से हम खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं सर, क्या इतनी हद तक आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों ने देश के बारे में, और अपने बाद जो खिलाड़ी आने वाले हैं, अपने बाद जिन खिलाड़ियों को देश के लिए मेडल लाने की उनमें क्षमता है, उनके बारे में आपने नहीं सोचा? मुझे कुछ सवाल खड़े करने हैं सर। मुझे सवाल ये खड़े करने हैं कि देखिए, कोई एक व्यक्ति विशेष जो है उस पर आरोप हो सकते हैं सर, हम मीडिया से है, मीडिया में भी कई बार किसी आदमी की एक छवि मलिन करने के लिए उस पर आरोप किए जाते हैं, और वो आरोप किस तरीके के होते हैं आगे चल करके उन आरोपों में कोई तथ्य होता है नहीं होता है, जी। ये आपने और मैंने कई बार देखा है सर। अरे हजारों बार कई बार देखा है सर, हजारों बार, कई बार नहीं, हजारों बार देखा। जी। मैं खिलाड़ियों का आदर रखते हुए ये कहूंगा कि एक ये साजिश थी कि सरकार को बदनाम किया जाए, और इसके पीछे बहुत सारे कारण है सर। और मेरा ये आरोप है कि इनको भड़काने वाले जो लोग हैं वो कुश्ती को एक प्रदेश के कब्जे में रखना चाहते थे सर। परसों मैं कोल्हापुर में था और मैं जानबूझ करके इसी विषय के लिए, हमारे कोल्हापुर को कुश्ती की पंडरी कहा जाता है महाराष्ट्र में, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने कुश्ती के लिए बहुत योगदान दिया, और इस देश में कुश्ती का जो एक मेडल आया था आजादी के पहले, वो शाहू महाराज का आशीर्वाद है, ऐसा मैं मानता हूँ। कुश्ती के पहलवानों के लिए पूरे देश से, तब तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही था, तो इन पूरे प्रदेशों से, सिंध से, मुल्तान से शाहू महाराज के पास पहलवान आते थे, और उन्होंने इन पहलवानों के लिए, वो जब फॉरेन गए थे, जब उन्होंने वार रेसलर्स के अखाड़े देखे, तो बिल्कुल आकर के कोल्हापुर में वैसे बनाए, और उन पहलवानों को पूरा खर्चा करके शाहू महाराज अपने पास रखते थे, और देश के लिए खेलने को कहते थे, स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए कहते थे। तो हमारे पहलवानों ने यह कहा कि हमें इस बात की, इस चीज से बू आ रही है कि जो आंदोलन करने वाले खिलाड़ी है, उनका भैया लगभग करियर तो खत्म हो गया है। जिस व्यक्ति पे आप आरोप कर रहे हो, उस व्यक्ति की 6 महीने पहले आप स्तुति करते हुए नहीं थकते थे। वो आदमी कितना अच्छा है, उस आदमी ने खेल के लिए इतना पैसा लाया, उस आदमी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, हमारे खिलाड़ियों को 3-3 महीने तक फॉरेन रखा जाए, वहां उनको अच्छे कोच मिले, उनका अच्छा डाइट हो, ये आपने बोला है सर। इनके इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए, 6 महीने पहले ये स्तुति करते हुए नहीं थक रहे थे। अचानक 6 महीने में क्या ऐसी स्थितियां चेंजेस हो गई कि आपने आरोप किए? चलिए ठीक है, आपका, मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपके आरोपों का हम पूरा आदर करते हैं, बिल्कुल। हमारी कोई भी बेटी, किसी भी बहन को, कोई भी आदमी, वो देश में कितने भी बड़े पद पर हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि हमारी माता भगिनियों के सम्मान के साथ छेड़खानी करे। पर ये वही आदमी है भाई साहब जिसने कुश्ती का देश में नक्शा बदल दिया। सर आप पहलवानों से बात सर, ऐसा है, जो पहला ओलंपिक मेडल हिंदुस्तान को मिला है वो हेलसिंकी ओलंपिक्स में मिला था 1952 में। यहीं के महाराष्ट्र के केडी जाधव थे जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। 1952 वी वन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फ्रॉम राइट हियर इन महाराष्ट्र। लेकिन आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को एक स्टेट के हाथ में रखने के लिए शायद ये साजिश रची गई, और एक जाति के हाथ में रखने के लिए। सर इस देश में मैं जितना खुला बोल रहा हूं, कोई आदमी इतना खुला नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग, और इनको सपोर्ट करने के लिए दूसरे जो खिलाड़ी नहीं आ रहे थे, उन खिलाड़ियों को, सचिन तेंदुलकर से लेके तो सारे खिलाड़ियों को कितनी बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा था, और जो खिलाड़ी सपोर्ट में आए वो सिर्फ एक प्रदेश से थे। क्या ये संजोग की बात है या इसके पीछे कोई साजिश है? मतलब इस देश के कानून पर आपको विश्वास नहीं है, पुलिस पे विश्वास नहीं है, न्यायालय पे विश्वास नहीं है, और आप रोज धमाल चौकड़ी मचाए जा रहे हो, आप रोज अलग अलग आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हो, आपकी रोती बिलखती फोटोज आ रही है। भैया मैं पूरा इस चीज को लेकर के मैं पूरा आश्वस्त था कि इसकी पूरी तहकीकात होगी। अगर वो, और आपके आरोप कब के हैं सर? आरोप करने वालों के आरोपों की जांच करने के बाद क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, ये सारी एजेंसीज कर रही थी। इतनी सारी एजेंसीज को दबाव में तो नहीं लिया जा सकता। और हम इस देश में रहते हैं, लेकिन फिलहाल सर एसआईटी की टीम गई है, इस पे तो विश्वास रखना होगा ना आपको। लेकिन एसआईटी की जो टीम है
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्होंने आज ब्रिजभूषण सर शरण मेरा जी सिर्फ से एक बात भी रिक्वेस्ट है, करी। मैं आपको देख नहीं पा रहा स्क्रीन पे, अगर मैं देख पाता तो Can we मुझे बड़ी- have why is Mr. Ajit Chavan again not able to see us? What is going on? Please, this is crazy. ये साजिश है सर आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ, अजीत चौहान साहब। अब मैं बता रहा हूं आपको ये साजिश है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 18 साल काम किया है और हम हमारे टेक्निकल टीम की वजह से ही, टेक्निकल साथियों की वजह से ही कार्यक्रम अच्छे कर पाते। तो मैं आपको बता रहा हूं उसी स्टेट की साजिश है जिसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप किया है। मैं बता रहा हूं आपको अजीत चौहान साहब, ताकि आप बोल ना पाए। राइट, एंड आई कांट सी मिस्टर अजीत चौहान। मिस्टर अजीत चौहान कैन नॉट सी मी, आई कांट सी हिम। कैन वी हैव हिम ऑन प्लीज? आप देख पा रहे हैं सर? क्या अभी आप देख पा रहे हैं? मैं आपका एकदम फ्रेश लुक देख पा रहा हूं सर। क्या बात है सर, रॉकिंग है, रॉकिंग। तो आपके मुताबिक ये साजिश हरियाणा में रची गई? सर मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि हमारे प्रैक्टिस के सेंटर्स, दूसरी कुछ बातें क्या उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकती, क्या महाराष्ट्र में नहीं आ सकती, क्या हिमाचल में नहीं जा सकती, साउथ के राज्यों में नहीं जा सकती? किसी एक स्टेट में ही सारी चीजें सब कुछ आपको चाहिए। और इन खिलाड़ियों ने बशर्ते देश के लिए बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे काम किए, पर कुश्ती खेलने वाले हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हमें मिल सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। महाराष्ट्र में अच्छे मिल सकते हैं, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, हर जगह में सर। एक ही स्टेट में क्यों चाहिए हर सारी चीजें? That's right. That is absolutely right. That's the point to ponder on. And I think we have Pradeep ji also connected with us from Colombo. Pradeep ji भी शायद हमारे साथ हैं कोलंबो से। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। अजीत चौहान साहब, अजीत बजाज साहब, अजीत चौहान जी, अजीत चौहान साहब नमस्कार। तो प्रदीप जी, अजीत चौहान साहब बोल रहे थे कि ये एक साजिश है किसी स्टेट की कि किसी भी तरीके से रेसलिंग की मोनोपोली उनके पास रहे। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट मिस्टर अमित शाह इंटरवीन। आई एम रियली एंड ट्रूली हैप्पी अबाउट दिस, बिकॉज एक बार उन्होंने कह दिया कि भाई सबको इंसाफ मिलेगा, अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ बनता है। प्रदीप जी आपकी क्या राय है, आप जरा बताएं। Sir, fantastic. It's a great thing for wrestling for itself when Amit Shah met these people. You were continuously telling the government should take 2 steps ahead. Government को 2 कदम आगे बढ़कर इनसे बातचीत तो करना चाहिए। अपने ही बच्चे हैं, ये बच्चे अपने ही हैं। भले कभी-कभी हो सकता है कि राह में भटका हुआ है, किसी ने उनको भड़का दिया हो, अलग दिशा में जाना है। But when you open the communication channels, कहीं न कहीं you find solutions. And we found the solution when people reported to work in the railways immediately. People reported to work. Again, लोग भड़काने। Now you say elections because International Wrestling Federation जिस प्रकार से involvement अपना दिखाया, वो कहने लगे कि आपको अपना elections schedule करना चाहिए. You should have your own elections. Then we came to know this is a bigger picture. They're trying to eliminate the current community, trying for one reason or the other. The quickest reason would be getting the wrestlers together, some disgruntled wrestlers together, and और पीछे से अपने एजेंडा चलाए, रिमोट कंट्रोल से अपने एजेंडा चलाए। This is exactly what was happening. Ultimately, Amit Shah talked, and 90% of the problems seem to be over. Again, people have been trying to provoke the wrestlers, but exactly Amit Shah said he will take care of whatever issues are there. In fact, we saw number of statements that have been more than 100 से ज़्यादा statement record किया है अलग-अलग लोगों का। That includes ब्रिजभूषण के जितने भी टीम के हैं लोगों का उनका statement record किया हुआ है। So, What more do you want? हो गया तो definitely you can't अरे तो अजीत चौहान से ही पूछते हैं, अजीत चौहान साहब से पूछते हैं। जी प्रदीप जी, अजीत चौहान साहब, तो कहने का मतलब यही हुआ कि व्हाट मोर डू यू वांट? अरे यार इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके कहने पे सीधी बात है अजीत चौहान साहब। नहीं सर, आंदोलन का एक नया ट्रेंड दिखा कि देश को आप इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और एक खिलाड़ी के लाइफ में संघर्ष बिल्कुल होता है। जैसे कि मैंने कहा, मेरी पत्नी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो भारत के लिए खेली है, तो मैं ये चीजें सारी बखूबी जानता हूँ कि एक खिलाड़ी को अलग अलग लेवल पे संघर्ष होता है। और इन खिलाड़ियों ने बखूबी वो संघर्ष किया है, देश के लिए मेडल्स लाए हैं। पर एक खिलाड़ी जब खेलता है तो खेल का प्रशासन बहुत बड़ा होता है उसके पीछे, और खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी से ये चीज सोचनी चाहिए थी कि भैया हमारे इन आरोपों की वजह से हमारा देश, हमारा खेल बदनाम हो। तो महाराष्ट्र के रेसलर्स, दूसरे भी रेसलर्स से जब मैं
ने बात की, तब मुझे ये दूसरी बाजू समझ में आई सर, और जो कि वो मुझे भी बड़ी हैरान कर देने वाली थी। और मैं प्रदीप सर और राजीव सर आपसे एक बात कहूंगा कि मेरे महाराष्ट्र के कुछ पहलवान है सर, एक नरसिंह यादव है हमारे जी महाराष्ट्र पुलिस में जी डीसीपी जी है, जी और राहुल आवारे करके जी, एक बहुत ही राहुल महान आवारे, पहलवान थे महाराष्ट्र। करेक्ट। इन दोनों के साथ क्या हुआ और वो किसने किया, इस बात की एज ए जर्नलिस्ट अगर आप तहकीकात करेंगे तो कितना गंदा खेल कुश्ती के पीछे कुछ लोग खेलते हैं कि दूसरे किसी स्टेट का कोई पहलवान आगे नहीं आ पाए। तो नरसिंह यादव मूलतः वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन खेलते महाराष्ट्र से, हमारे महाराष्ट्र के पहलवान है, और महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने उनको क्लास 1 का पुलिस ऑफिसर, उनको ईसीपी एज ए डीवाईएसपी सिलेक्ट किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सेवा में। तो हमारे इन दो पहलवानों के साथ जो हुआ वो जानकर मैं बिल्कुल हक्का-बक्का रह गया सर, कि आप अपने आप को खिलाड़ी मानते हो, एक खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है सर। एक स्टेट के पास, एक जाति के पास ये इस स्टेट का, ये इस खेल का पूरा प्रशासन रहे, इसीलिए ऐसे आदमी को आप बदनाम कर रहे हो। और जबकि सरकार कह रही है कि भैया हम तहकीकात करेंगे, और वो भी चल रही है, जैसे कि अभी प्रदीप सर ने कहा कि इतनी सीरियस लेवल पर आपके आरोपों के बाद अगर तहकीकात चल रही है, तो क्या इस देश के कानून को, इस देश की व्यवस्था को आप नहीं मानते? या आपको कुश्ती को बदनाम करना नहीं था, या आपको खेल को बदनाम नहीं करना था? आपको, आपकी जिंदगी सेटल हो गई सर, करोड़ों रुपए दिए आपको दोनों सरकारों ने, आपको स्टेट सेंट्रल के जॉब्स है, आप अपनी आगे की लाइफ बड़े आराम से बिताओगे। पर इन खिलाड़ियों ने ये बात जिम्मेदारी से, ये अपने दिल पर हाथ रखकर ये करनी चाहिए कि क्या इस तरीके से कुश्ती को बदनाम करना सही था? लेकिन जो आपने बात कही, लेकिन जो आपने बात कही उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगा, जरा सा लोगों को याद दिला दें, हमारे नरसिंह साहब और राहुल आवारे साहब दोनों के ऊपर साजिश के तहत, प्रदीप जी आपको याद होगा, डोपिंग का आरोप लगाया गया, डोपिंग, एंड देयर करियर्स वर रूइंड। यस यस, उनके पूरे करियर को तहस नहस कर दिया साहब। बिल्कुल। There should be a proper inquiry as to what really took place. There should be a proper investigation. जी, अजीत चौहान साहब कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। सर, नरसिंह यादव और राहुल आवारे कौन है? नरसिंह यादव तबेले में काम करने वाले एक गरीब किसान के पुत्र है जी। राहुल आवारे बिल्कुल छोटी सी खेती जिनकी है, ऐसे किसान के पुत्र है। और एक पहलवान को बनाने के लिए सर, एक माँ बाप को और पूरी फैमिली को, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ से पहलवानों की परंपरा रही है। एक गरीब परिवार जब देश के लिए एक पहलवान खड़ा करता है सर, तो अपना पेट काट करके पूरा परिवार उस बच्चे को दूध पिलाता है, उसको खुराक खिलाता है, तब वो पहलवान बनता है। और इन दोनों को साजिश के तहत हरियाणा स्टेट के पहलवानों ने फंसाया जी। कुश्ती के लोग ये बात कहते हैं। तो किसी स्टेट के लोग इतने भी आक्रामक कैसे हो सकते हैं पूरे खेल को अपने कब्जे में लाने के लिए? और मैं ये मैं सार्वजनिक तौर पर ये आरोप कह रहा हूं कि हमारी बेटियों की इज्जत, हमारी बहनों की इज्जत हमें बहुत प्यारी है। इसके लिए सरकार, व्यवस्था, सारी चीजें होने के बाद भी ये जो खिलाड़ी है, जिस तरीके का आंदोलन कर रहे थे, एक अलग आंदोलन करने की मतलब एक अलग आंदोलन हो सकता है, ये भी उन्होंने देश के सामने पेश किया कि भैया आपने आरोप किया, सरकार ने बड़ा सीरियसली लिया, सरकार ने एफआईआर दर्ज की, सरकार तहकीकात करवा रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप रो रहे हो, बिलख रहे हो और कह रहे हो कि हम पर अन्याय हुआ है। मतलब रोज एक नया स्टंट खड़ा करना इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ये देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। जिस तिरंगे को छाती पर लेकर आपने पूरे देश को गौरव दिलाया, उसी देश की राजधानी में बैठ करके आप सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का अगर आंदोलन करेंगे तो लोग भी इसको सीरियसली नहीं लेते। मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं कि इस विषय पर मीडिया ने भी, क्या कहते हैं दूसरे पहलवान, दूसरे स्टेट के लोगों का क्या कहना है, ये एक्चुअल वाकया है क्या, क्यों ये सब हो रहा है? मतलब आपने दिल्ली के कई आंदोलन जी भी देखे होंगे इसमें सर, इस आंदोलन में जी। मैं इसकी बड़े गंभीर रूप से आलोचना करूंगा। देश की भावनाओं का इस आंदोलन में व्यापार किया गया, ऐसा मुझे लगता है। जो नहीं था वो तथ्य सामने लाने की कोशिश की, जबकि सरकार सब कुछ मानने के लिए तैयार थी, फिर भी ऐसा चित्र पोर्ट्रे किया गया कि सरकार
देखने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। और किसके खिलाफ सर? आप इनके 6 महीने 1 साल पहले के स्टेटमेंट देख लीजिए। ब्रिजभूषण सिंह जी की तारीफ करते ये लोग थक नहीं रहे थे। और सही में आप एक फेयर चर्चा कराइए, ब्रिजभूषण सिंह अगर इसमें गलत है तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए। और किसी भी हमारी बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी बड़ा आदमी अगर उसके पास पैसा है, रसूख है, तो उनकी वो बेइज्जती करेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसलिए उनके पीछे बिल्कुल खड़ा हूं। पर देश की व्यवस्था को नकार कर सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के आंदोलन की और इतने लेवल तक जाने की जरूरत नहीं थी। माननीय गृह मंत्री ने इस विषय का संज्ञान लिया है और आप सबको पता है अमित शाह जी जब बोलते हैं तो वो होता ही है। जी, दुरुस्त बात। देश के लौह पुरुष ने इनको अगर आश्वासन दिया है तो मेरी बहनों के साथ बिल्कुल न्याय होगा। पर मैं अब हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि खेल को बदनाम नहीं करें, क्योंकि इन लोगों का करियर लगभग अब पूरा हो चुका है सर। देश के लिए जो करना था इन लोगों ने किया है। आने वाले बच्चे जो है, ब्रिजभूषण सिंह जी के आने के बाद भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। हमारे 14-16 साल के बच्चे, जो ग्रुप में खेलने वाले बच्चे फॉरेन जाके खेल रहे थे। और ये बात भी राजीव सर आप देखिए कि जब से ब्रिजभूषण सिंह जी आए थे तो एक सर्कल था कि उसी के पहलवान सिलेक्ट होते थे, उसी लेवल के पहलवानों को सिलेक्ट करके भेजा जाता था, उन्हीं पहलवानों में भिड़ंत होती थी, वही पहलवान देश के लिए खेलने जाते थे। वो नेक्सस सारा इस आदमी ने तोड़ा और ओपन फाइट होगी। और ओपन फाइट में जो बच्चा अच्छा कर रहा है, भले वो किसी भी स्टेट का हो, उसका कोई गॉडफादर नहीं हो, उसका कोई माँ बाप नहीं हो, बस वो बच्चा अगर अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वो बच्चा देश के लिए खेलेगा। ऐसे सारे बदलाव ब्रिजभूषण सिंह जी ने लाए थे। तो प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे। इस खेल के गंदे Sir, पॉलिटिक्स में I want to अच्छा congratulate काम करने वाला आदमी because बदनाम क्यों नहीं हुआ है, ये भी मीडिया ने देखा। देवेंद्र फडणवीस जी आज अनाउंस किया कि महाराष्ट्र इज एफडीआई इज कंसर्न्ड द बिगेस्ट स्टेट। Yes. और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ है। चौहान साहब को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, द बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस, एवरीबॉडी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड नॉट ओनली दैट, एमएसएमई के माध्यम से आज भी ये भी अनाउंस हो गया कि दे आर गोइंग टू हैव lakhs and lakhs of employment generated in Maharashtra. Eknath Shinde was having a sabha. So two good news: Dev Fadnavis and Eknath Shinde. One, where FDI is concerned, Maharashtra the #1 state. Chauhan Sahab, congratulations. Chauhan Sahab is being congratulated again and again for various things. राजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ क्षण पहले हमारे पार्टी ऑफिस में बैठा हुआ था और एक गुजरात के उद्यमी आए थे। उनका बहुत बड़ा उद्योग है और हमारे गुजरात से सटी पालघर में उन्होंने एक बहुत बड़ा उद्योग सेटअप किया है। तो वो हमारे पार्टी ऑफिस में हमारे कुछ मित्रों से मिलने आए थे और मैं ये बार बार कहता था और एक बार फिर से दोहराऊं कि देश में महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थान, महाराष्ट्र के लोगों का उद्योग के प्रति देखने का नजरिया, और जब जब महाराष्ट्र को एक विजनरी दृष्टिकोण, एक विजनरी नेता मिला है, तब तब महाराष्ट्र ने सर देखिए 1960 से इस देश का अग्रेसर नंबर 1 स्टेट उद्योग के लिए महाराष्ट्र रहा है। That's right, absolutely, quite true. कुछ सालों में हमारी कांग्रेस और एनसीपी के जो पॉलिटिक्स के साथी हैं, उनमें ही एकदम चूहा बिल्ली का झगड़ा था। तो उसकी क्षति बिल्कुल उद्योग जगत को लगी थी और कांग्रेस एनसीपी के झगड़ों की वजह से मैं कहता हूं कि उद्यमियों को, उद्योग को जिस तरीके से उद्योग स्नेही वातावरण स्टेट में होना चाहिए वो नहीं था। आप सर देखिए, और इसका फेयर आप आंकड़े देख सकते हैं कि जब से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार आई, एनडीए की सरकार गई, तब से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में आए। और आने वाले कुछ दिनों में मैं कहता हूं, मेरे नेता देवेंद्र जी जब भी हम लोगों से बात करते हैं और हमको बताते हैं, तो एक बात उद्योग और विकास को लेकर के उनका जो विजन है वो हमें पता चलता है। सर अगले 50 साल तक मैं ये दावा करता हूं कि अगले 50 साल तक
महाराष्ट्र में समृद्धि हाईवे का जो प्रोजेक्ट हुआ है, और राजीव सर आपको याद होगा कि जब समृद्धि अनाउंस हुआ था तो देवेंद्र जी को लोगों ने पूछा था कि आप भैया इतना पैसा आप कहां से लाओ, जी लाखों करोड़ रुपए इसके लिए खड़े हुए, और सर स्टेट पे इसका बिल्कुल भी बोझ नहीं आया। ये रोड, ये पूरा प्रोजेक्ट खुद पैसे कमा करके महाराष्ट्र स्टेट को देने वाला जी है। सर, दुरुस्त इससे बात। इतना दूरगामी और इतना अच्छा परिणाम होने वाला है। इस समृद्धि हाईवे के साथ साथ सिर्फ रोड नहीं बना है सर, ये विकास का रास्ता बना है। यहाँ चलते पे चलते हर चौहान जगह साहब, अजीत चौहान किसी का साहब, क्लस्टर है, वहां पर उद्योग आएंगे। पोर्ट से हमारा पूरा स्टेट, विदर्भ से लेके मराठवाड़ा से लेके तो सारा पूरा खानदेश से लेके हमारे सारे स्टेट पोर्ट से जुड़ेंगे, और हम सर उद्योग में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र कई साल उद्योग में नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। अजीत चौहान साहब, चलते चलते अभी एक और खबर आ रही है। इसके ऊपर पहले सिर्फ स्पेकुलेशन थी कि बालासोर का जो एक्सीडेंट हुआ उसमें जो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें दो चीजें आ रही हैं। हो सकता है सिग्नलिंग का सिस्टम में फॉल्ट हो क्योंकि एक जगह पे टोल गेट जो था वो शायद बंद हो गया था, इसकी वजह से उसको मैनुअली शायद चेंज किया गया। एक तो वो है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कि हो सकता है कि इसके पीछे शायद किसी का हाथ भी हो सकता है। अजीत चौहान साहब। सर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक रिपोर्ट है, इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। जी। ये जो कोरोमंडल में सीनियर ऑफिसर्स रेलवे के जो गए थे, उनका जो बेसिक उन्होंने जो तहकीकात की है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की गई है और वो मैन्युअली हुई है। और दोनों यंत्रणाएं, एक रेलवे का विजिलेंस और एक सीबीआई, दोनों साथ ही साथ इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और इतनी बड़ी यंत्रणाएं जब तहकीकात करती है तो मुझे लगता है कि बहुत फेयर रिपोर्ट हम सबके पास आएगा। बहनगा बाजार एक रेलवे स्टेशन है, बहनगा बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा जाकर के इंटरलॉकिंग सिस्टम कैबिन में बैठकर यह किया गया, जैसा बेसिक प्राथमिक अभी जो चीजें हमारे सामने आ रही है, तो इसी की वजह से सर सिग्नल यंत्रणा में दोष निर्माण हुआ। ये करवाया गया है, सीबीआई की पूरी इंक्वायरी में ये सामने आएगा। इस यंत्रणाओं को छेड़छाड़ करने वाले लोग कौन थे, उनका इसके पीछे क्या उनका मोटिव था, ये सारा सामने आ जाएगा। पर जो बेसिक है उससे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है हमें कि ये और ये खड़गे जी और ममता बनर्जी इस इंक्वायरी का विरोध कर रहे हैं। खड़गे जी और ममता बनर्जी इस सीबीआई इंक्वायरी का विरोध कर रहे हैं। खड़गे जी बोल रहे हैं व्हाई शुड वी हैव सीबीआई इंक्वायरी फॉर अ रियल मिशन, और ममता बनर्जी बोलते हैं नो सीबीआई इंक्वायरी रिक्वायर्ड हियर। चौहान जी। सर ममता जी के क्या कहने हैं, मतलब खून से लाल हुए इलेक्शंस बंगाल में हमने देखे। हमारी एक संस्कृति और एक सभ्यता है सर कि एक हद तक जाके हम पॉलिटिक्स नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ऐसे संस्कारों में, हमारी मातृ संस्था के ऐसे संस्कारों में तैयार हुए कार्यकर्ता है कि हमें अंत्योदय के लिए काम करना है, जन सेवा के लिए काम करना है। ये सत्ता के लिए काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा हम महाराष्ट्र से है सर, दूसरे स्टेट्स में, और ममता दीदी के बंगाल में, वहां सर बम फूटना आम बात है। वहां अपने विरोधियों को चाकू से भोंक देना, उनको गोली से भून देना, आमने सामने आए तो एक दूसरे पर पत्थर बरसाना, ये आम बात है। हमारे पॉलिटिक्स में ये सब सारी चीजें नहीं है सर। सर आपने तो जो बात कही अजीत चौहान साहब, जी अजीत चौहान साहब, आपने जो बात कही कि इंटरलॉकिंग सिस्टम जो था उसके साथ छेड़छाड़ की गई। सर क्या है कि जो कोरोमंडल ट्रेन थी उसको वहां से मेन लाइन के ऊपर छोड़ना चाहिए था। मेन लाइन की जगह पर उसको लूप ट्रैक पे डाल दिया। लूप ट्रैक मतलब इट वेंट राउंड एंड केम बैक अगेन। एक्सीडेंट तो होना ही था सर, क्योंकि वहीं पर आगे गुड्स ट्रेन है, इस तरफ मालगाड़ी है। ये तो या तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी या फिर जान करके किया गया है सर। मैं यही कह रहा हूं राजीव सर कि ये जो हादसा है ये करवाया गया है। रेलवे भी
इन दिनों में। मतलब देखिए कि रेलवे के जो ऑफिसर्स और जो स्टाफ है वो भी 24/7 काम करते हैं सर। हमारे देश में डिस्कवरी ने रेलवे पे एक फिल्म बनाई थी सर, आपने देखी होगी शायद। तो उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे जो चलती है बहुत बड़ा आश्चर्य। तो मेरे रेलवे के सारे जितने भी साथी है, रेलवे के जितने भी ऑफिसर्स है, जितना भी रेलवे का स्टाफ है, हम लोग उन पे भरोसा करते हैं सर। तभी हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से हमारी फैमिली को लेकर के हम सफर करते हुए ट्रेन में सो जाते हैं। तो हमारे जो साथी है, ये उनकी मेहनत का, उनकी लगन का और रेलवे के प्रति उनकी ईमानदारी वफादारी का ये अपमान होगा अगर हम ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ भी ये साजिश हो सकती है। ये किसी ऐसे आदमी की साजिश हो सकती है या किसी ऐसी सरकार की साजिश हो सकती है कि वो रेलवे को बदनाम करना चाहती है, वो केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहती है, अंततः वो सरकार के नेतृत्व को बदनाम भी करना चाहती है। ऐसा भी हो सकता है सर। लेकिन ये लोकल नहीं है सर, ये हिंदुस्तानी कोई नहीं हो सकता, ये भारतीय कोई नहीं हो सकता, ये बाहर से ही है। इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक दिस कुड बी फ्रॉम विद इन इंडिया। नो इंडियन वुड डू दिस। कोई हिंदुस्तानी ऐसा काम नहीं करेगा। ये बाहर से ही है और जान करके किया गया है। क्योंकि अभी अभी मोदी सरकार की वाहवाही हुई है हर जगह पे, नरेंद्र मोदी जी की खुद वाहवाही हुई है। ही वॉज इन्वाइटेड टू द G7 समिट। वहाँ पे सब लोगों ने देखा कैसे जो बाइडेन भाग के गए, उनका उन्होंने ऑटोग्राफ लिया। G20 समिट, आपका G20 समिट जो है श्रीनगर में हो गया, हर जगह पर हो गया। लिहाजा मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को किस तरीके से बदनाम किया जाए, ये उसी का एक हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। अजीत चौहान साहब। राजीव सर, इस बात को एक बहुत ही सीरियस एंगल से आप चर्चा कर रहे हैं, मैं शुक्रिया करूंगा आपका। अगर ऐसा भी है तो इसकी भी सीबीआई इंक्वायरी में बड़े ठीक तरीके से जांच होगी, क्योंकि आएगी बिल्कुल सर। ये अगर ऐसा है तो ये हमारे देश पे हमला है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जिन लोगों की जान गई है, जो लोग जख्मी हुए हैं, ये हमारे देश का बहुत बड़ा लॉस है सर। एक किसी एक्सीडेंट के बाद मतलब पूरा देश सदमे में था। हम सब लोग बड़े अभी भी दुखी है, क्योंकि उसके बाद मतलब हर किसी एक एक्सीडेंट के बाद, सर मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप जर्नलिस्ट है, हम तो किसी घटना के बाद, बम विस्फोटों के बाद जब हम स्टोरीज करते थे फैमिलीज की, तो ये बड़ा दुखी होता है सर। कोई भी हादसा अगर इसकी अगर जांच हो रही है, मतलब मुझे विरोधियों का इस बात का भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आप रिजाइन की मांग करो, जरूर करो, वो आपका अधिकार है, पर रिजाइन से भी ज्यादा जरूरी है इसकी जांच होना। और मैं मेरी सरकार के इस प्रयास को बड़े धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि सीधे सीबीआई की जांच करा रहे हैं। सर रेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं। सर रेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये तो आज की तारीख में रेजिग्नेशन का क्या मतलब है। मतलब अगली बार कोई भी सिविल एविएशन एक्सीडेंट हो गया, सिविल एविएशन मिनिस्टर रिजाइन करो, तो हमारे MiG-21 कितने क्रैश हुए हैं, कितने एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं ऑन एक्सरसाइज, तो कितने रक्षा मंत्री आप बदलोगे? सर ऐसा नहीं होता है। आई डोंट थिंक दैट इज अ थिंग, बट आई होप प्रदीप जी, अजीत चौहान साहब, एवरीथिंग कम्स आउट in the inquiry. I hope we get to know the truth. I hope it is not sabotage. Prime Minister. Ji, I hope it is not sabotage. I really and truly hope so. Right? Ajit Chauhan साहब, thank you very much for joining us. Always a pleasure talking to you. और आज तो आप बड़े चमक रहे हैं सर, बहुत जबरदस्त लगता है, बिल्कुल स्पा से आए हैं। You look as though you've just had a massage and everything else. You're looking really nice. Thank you so much sir for joining us. नमस्कार और वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। सर प्रदीप जी से कोलंबो के हाल जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, आप कोई ब्लॉग लिखिएगा सोशल मीडिया पे, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं जरूर पढ़ूंगा कि हमारे श्रीलंका में क्या हो रहा है, आपने क्या देखा, आप कहाँ घूम रहे हैं, तो हमारे नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। Exactly. थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम सर। थैंक यू सर, वंदे मातरम, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। So really and truly speaking, what we were talking about, Pradeep ji, right from day one of the wrestlers' agitation is now being repeated by Mr. Ajit Chauhan. Yes, sir. I had said even at that time, if you remember, that most of the medal winners are from Haryana. The Wrestling Federation of India is controlled by Uttar Pradesh. So I think Haryana, yes. Haryana now wants the power too. So I think that could be one of the reasons. Exactly, sir.
But that's sad. It is one of the reasons, but unfortunately, some things picked up and things went for a long, and ultimately the government had a heart-to-heart talk with the wrestlers, and things are going back to normal. And just to be sure, and just 1 second, because I didn't So- want to stretch that interview too long, because we need to get the gentleman from the Congress also inside. The fact also is that today, if you look at even very responsible news outlets like the Mint, Hindustan Times and others, they actually said that the minor who filed a complaint against Brij Bhushan Saran has withdrawn her complaint. Now, her father says that that is absolutely untrue. So where did that story come from? I really would love to know. a lot of things happening, sir. A lot of things happening. But ultimately, there are two or three commitments from the state, the union. The Home Minister says no guilty will be spared. There will be proper investigations. They had a meeting with the victim, the affected parties. Affected parties had a meeting. They had given their version. The police have recorded more than 150 statements of various people Yes. in and around Brij Bhushan and the people who have been accusing and who were present at the time. So things will ultimately come out where the truth will prevail, and if something wrong has happened, he will meet his graveyard. He'll meet his fate. Because once the Home Minister said that he will take into account everything, then I think the wrestlers were satisfied until again somebody provoked them, saying that they didn't get a proper assurance. And I hope we get a proper answer to the conspiracy angle as well, as to whether or not this is actually a conspiracy where one state wants to take over the entire wrestling administration. Okay? The fact is that there would be a lot of heartburn in Haryana कि भाई सब wrestlers हमारे स्टेट से हैं जो मेडल जीत करके ला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश is ruling the roost as far as the WFI is concerned, that is Wrestling Federation of India is concerned. You know how this works. So well, put up the wrestlers. Brij Bhushan Saran के खिलाफ Exactly. करिए. लेकिन यहाँ पर 2-3 और चीजें भी हैं. मतलब I was watching a few chaps from Haryana and they were attacking the wrestlers. और वो मतलब wrestlers के खिलाफ क्या क्या बुरा बोल रहे थे, which I feel sad that these girls have to be subjected to this kind of talk, which is sad. और दूसरी चीज क्या है कि जो इन्होंने very frankly प्रदीप जी, जो wrestlers ने कहा कि भाई हम अपने medals को immerse कर देंगे, गंगा में बहा देंगे वगैरह, that I think is a bit much. After all, what for? मतलब I don't understand. You won the medal. Sir, do you but want one the thing is there: if the elections are delayed beyond reasonable time, then the election should be held. I mean, there is no reason why election should be deferred, because लेकिन this प्रदीप जी, अगर election is नहीं a होते, very recognized, reputed body. प्रदीप जी, अगर इलेक्शन नहीं होते, the International Olympic Committee will de-recognize India. सीधी बात है. Our wrestlers will not be able to compete under the tricolor. They will have to compete under a neutral flag. That is the United Nations flag. And that will be a tragedy. That will be really terrible. Yes. I hope these people realize what they are doing. Exactly. Okay, और because 45 दिन की बात थी, अब 45 दिन में से जहाँ तक मैं जानता हूँ 39 दिन बच गए. उसके भीतर आपको चुनाव कराने हैं. वर्ल्ड रेसलिंग आपके मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, अगर वो चुनाव नहीं होते हैं, you lose your registration. मतलब and for a country like India, Exactly. can you imagine? How can we do this? This is terrible. या अगर आपको याद होगा, पहले भी हो चुका है. There were two. There is Hockey India and there was the Indian Hockey Federation. इंडियन हॉकी फेडरेशन के हेड केपीएस गिल हुआ करते थे और हॉकी इंडिया के वो बत्रा साहब हुआ करते थे. तो दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसकी वजह से फाइनली both associations were de-recognized, and finally Hockey India emerged as the official representative of hockey in India. I hope that does not happen here. And if you look at it, hockey has taken such a long time to recover. It took almost 30 years for hockey to recover. I hope that does not happen to wrestling. मैं उम्मीद करता हूँ वो wrestling के साथ ना हो. But that is terrible. Wrestling has been, this has been highlighted beyond reasonable doubt that there's something wrong where wrestling is concerned. So now every top bigwigs and the sports ministry, yes, as a
ministries will intervene to see that if there is something going on wrong that is not as per rule of law, then a rule of law will ultimately be implemented. And in fact, I heard the ministry official saying that it doesn't matter, even if Bush Bhushan is on the wrong side, he will be penalized. But if he is not on the wrong side, also they will protect him. Yes. So all I'm saying is, at the end of the day, everybody should be reasonable. कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही है, तहकीकात का इंतजार कीजिए, इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा. सीधी सादी बात है. और this kind of hullabaloo is not done. I agree. The minor who has been molested, she has to be protected at all costs. Let's be very clear. और ये कहा जा रहा है प्रदीप जी कि 7 साल तक उसने क्यों नहीं कंप्लेंट करी. अरे 7 साल तक किसको कंप्लेंट करेगी भाई. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, like all other federations, has to have a proper system of complaints. एक कमेटी होनी चाहिए हर एसोसिएशन के भीतर. अब एक आंतरिक कमेटी की जरूरत है जहां पर कोई भी लड़की है जाकर के बोल सकती है फला फला कोच ने मेरे साथ मिसबिहेव किया या फला फला शख्स ने मेरे साथ मिसबिहेव किया. ऐसा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल नहीं है. एंड इन एनी इवेंट इट टेक्स a lot of guts, a lot of courage for anybody to come forward. It is not so easy. Exactly. We should appreciate that people have come out to highlight if things are really so bad that somebody is doing all these kind of wrongful acts. Then it has to be actually an inquiry. And Delhi police is doing its inquiry, and the government, its Home Ministry also is assured that things will happen. So I think we are on the right track. And after 150 statements have been recorded of various people who are involved in and around wrestling and wrestling along at the level where the acquisitions have taken place, the time, place, and the work. So things will be crystal clear in a few days or few months. Ji. Right, and at the moment with us from the Congress, we have Mr. Suresh Chandra Rajhans. Suresh Chandra Rajhans ji, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. और आपको मुबारकबाद, आपको साधुवाद. अभी आपको अवार्ड मिला है. पुरस्कृत किया गया है. पुरस्कृत किया गया. थैंक यू सर. Congratulations sir. Congratulations. Thank you very much sir. And congratulations to your leader. Thank you. राहुल गांधी जी हर रोज न्यूज में हैं, हर रोज बीजेपी को परेशान कर रहे हैं. क्या इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे या अब थोड़े अंतराल के लिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे राजन जी? नहीं सर, ये तो सिलसिला लोगों की. सबसे पहले जो रेल हादसा हुआ है, उस रेल हादसा में जिन लोगों की मौत हुई है जी, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से. और सर, जो आपका सवाल है, उस सवाल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राहुल जी भारतीय जनता पार्टी को परेशान नहीं कर रहे हैं. वो लोगों के जो सवाल है वो दुनिया के सामने रखने का काम कर रहे हैं. अगर कोई सच्चाई लोगों के सामने रखने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती है, उनको परेशानी होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है सर. जी. प्रदीप जी. यस सर. यस सर. प्रदीप जी, सुरेश चंद्र राजहंस जी, राहुल गांधी जी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. जी सर. जी सर. सर, जो राहुल गांधी जी, बीजेपी का एक ही कहना है कि आप देश के बाहर जाके लोकतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, मुसलमान सेफ नहीं है, और ये राजाभिषेक कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में. तो राजाभिषेक और अपने जो ट्रेडिशंस के खिलाफ बोलना. बीजेपी का कहना है कि हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको देश के विदेश में जाके बाहर से उंगली उठाकर उसको. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी झुक गए, वो सिंगोल के सामने में मोदी जी झुके, राहुल गांधी नहीं झुकेगा, राहुल गांधी नहीं झुकेगा. बट लोगों ने देखे पहले इलेक्शंस के चुनाव में राहुल गांधी, बीजेपी का कहना है राहुल गांधी वही हिंदू वस्त्र और टिका लगा के साष्टांग नमस्कार करते हुए मंदिर से मंदिर घूमते हुए लोग ने देखा है. तो सुरेश चंद्र जी, लोगों को कैसे कन्विंस करोगे आप? नहीं. हेलो जी, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है.
सर यहाँ पे क्या है, राहुल गांधी जी जो लोगों के जो इश्यूज है या हमारे देश में रहने वाले इंसान के जो इश्यूज है उसको नेशनल प्लेटफॉर्म हो या वर्ल्ड का जो प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। अगर देश में जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर अगर कोई इंसान या कोई नेता नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, चिंता जी। जताता है तो उसमें दिक्कत क्या है। मैं आपसे एक चीज का यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे देश के पहलवान जो देश के लिए रात दिन मेहनत करके जी जान लगाकर पूरे दुनिया के साथ मुकाबला करके ओलंपिक हो या एशियाड हो या अलग अलग इंटरनेशनल कंपटीशन हो उसमें स्वर्ण पदक जीतता है, और वो खिलाड़ी कई दिनों से इस रेसलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट उनके हरासमेंट करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और ये वो अपने देश के कानून को बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है उनकी। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये सारा इशू नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो ये पहलवान खिलाड़ी है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये इन आंदोलनकर्ताओं के ऊपर इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन में भी आपत्ति जताई है, और उन्होंने इतना ही नहीं कि भारत को उन्होंने चेतावनी भी दी है कि खिलाड़ियों को इस तरह से हरासमेंट होती है, खिलाड़ियों को इस तरह से अन्य अत्याचार का शिकार होना पड़ता है, तो इंटरनेशनल रेसलर फेडरेशन भारत के ऊपर बैन लगाने का भी सोचेगा। लेकिन मुझे यहाँ ऐसे पर लगता है- सुरेश चंद्र राजन जी, भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि देखिए अमित शाह जी भी मिले उनसे, जो हमारे रेसलर हैं उनसे आदरणीय गृह मंत्री भी मिले हैं और उनको आश्वासन दिया है कि सबको इंसाफ मिलेगा। राजन जी नहीं सर, इंसाफ तो देखो, किसान यहाँ का किसान भी किसान बिल के खिलाफ आंदोलन करता था, लेकिन उसमें 500-600 किसानों का जान चले जाने के बाद 700 आप 700 800 किसानों की जान चली जाने के बाद आप वो किसान बिल वापस लेते हो। इसका मतलब आप लोगों की मरने की, उनके ऊपर बलात्कार होने की, उनका यौन शोषण होने की आप इंतजार करते हैं क्या? मेरा ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और उनके नेताओं को मेरा ये सवाल है। जी राजन जी, अगर- आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा। जी सर। कर्नाटक में 100 यूनिट बिजली मुफ्त में वादा किया था। आज कर्नाटक की सरकार ने 1 यूनिट बिजली की कीमत जो है वो 2 रुपए 89 पैसे से बढ़ा दी है। 2 रुपीज 89 पैसा से 1 यूनिट बढ़ा दिया गया है पर यूनिट। तो ये हाउ डू यू रेकनसाइल द टू? जहां पर आप फ्री देने की बात कर रहे हैं और यहां पर आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं। राजन सर। नहीं सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। मतलब मैं Sir, आप जो बोल रहे हैं ना- sir, it is हाँ, today's, हाँ। sir, it is today's news. Right now, right now, each unit of electricity in Karnataka has been increased by the Siddharamaiah government by 2 rupees 89 paisa as of today. How do you reconcile the two, sir? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो 5 गारंटी का जो वहां पे कमिटमेंट किया था ना, एज पर दैट हम लोगों ने 200 यूनिट तक का बिजली जो है, जो बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने मूव किया है। मैं ये हमने आज ही देखा है। जी जी, तो यू आर जस्ट डूइंग क्रॉस सब्सिडी इन द सेंस दैट आप 200 यूनिट किसी को आप फ्री में देंगे, यानी 100 यूनिट पहले फ्री में, नेक्स्ट 100 यूनिट 50% में, और उसको फाइनेंस करने के लिए बाकी सब के बिल आपने 2 रुपए 89 पैसे से बढ़ा दिए 1 यूनिट पर। मतलब यही हुआ ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, सारी की सारी चीजें फ्री में करने लगेंगे तो किसी भी सरकार को वहां पे सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा सर। जी समझ रहे ना, देश में बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज पूरी है। भारतीय जनता पार्टी, सब लोग, आपके जितने भी विरोधी हैं सब लोग खड़े हो गए हैं। देखो कांग्रेस का धोखा, कांग्रेस ने गारंटी दी थी और कांग्रेस ने बिल बढ़ा दिए। कहा था मुफ्त में बिजली देंगे और बिल बढ़ा दिए। देखो सर, जो भारतीय जनता पार्टी ये झूठों की पार्टी है। इन्होंने ऐसा बहुत सारे अलग अलग कमिटमेंट किया है, इन्होंने एक भी वादा निभाया नहीं है। इससे मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का कांग्रेस के ऊपर ना ये सब आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है सर।
प्रदीप जी, मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने देश के जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, यहाँ के खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, दलितों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर रोज अन्य अत्याचार हो रहे हैं सर। आज आपने मेरा स्टेटमेंट देखा होगा, नांदेड़ में एक दलित युवक है अक्षय भालेराव, उसकी हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जयंती में आयोजन किया था। अगर आप अंबेडकर जयंती आयोजन करोगे और उसके लिए आपको जान गंवानी पड़ेगी, तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे राज्य का और हमारे देश के लिए चिंताजनक परिस्थिति है सर। प्रदीप जी, सुरेश चंद्र जी, बीजेपी का कहना है 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, और आपका कहना है 9 साल 9 सवाल। आपने कहा कि पहले आपका क्या अर्थव्यवस्था का डामाडोल किया है, बीजेपी ने टोटल प्रूफ के साथ कहा। रघुराम राजन, राहुल गांधी का इंटरव्यू 5% जीडीपी के बात हुए थे, बीजेपी आज 7.2 जीडीपी इस वर्ष टच कर दिया है। आपने कहा कि महिला, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अल्पसंख्यक खतरे में, एक सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, जो अभी आपने बोल रहे थे कि बच्चे का कुछ मर्डर हो गया। तो ये बीजेपी का कहना है, देयर इज नथिंग, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये 9 साल उनका कहना है कि बेमिसाल रहा, अर्थव्यवस्था एकदम जबरदस्त, नेशनल सिक्योरिटी एकदम जबरदस्त, नेशनलिज्म एट ऑल टाइम हाई। आपका जो 9 सवाल है बेबुनियाद है सुरेश चंद्र जी। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये बीजेपी कितना भी इस तरह का प्रचार करेंगे या प्रोपोगंडा करेंगे, उससे ये देश की जनता को वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे सर। पिछले 9 साल से पूरे देश की जनता देख रही है कि देश की जनता का कितना बेहाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे की, अलग अलग स्कीम लाई, जो यूपीए की सरकार के कार्यकाल में थी या कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं थे, उनके अलग अलग नाम बदलने से या किसी अलग अलग राज्य में खाली G20 का परिषद का आयोजन करने से इस देश की परिस्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये सब झूठ है, और वो जो अलग अलग राज्य में जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। तो सुरेश चंद्र राजन जी, अभी जो आपने बात बताई कि एक दलित बच्चे की हत्या कर दी गई, हम आपको बता दें कि हाल ही में यहीं पर नेशन नाउ पर हम लोगों ने यहीं पर एक इसी तरीके की दर्दनाक स्टोरी कैरी करी थी। यहीं पर 14 मई को एक और दलित बच्चे की निरहंस तरीके से हत्या कर दी गई, क्योंकि एक तो दलित है, वहां पर जितने भी लोग हैं सब लोग ऊंची जात के हैं, दूसरी जात के हैं, मनी लेंडर की जात वाले जितने भी लोग हैं उन सब ने मिलकर इस बच्चे की हत्या करी, और वो परिवार मारा मारा फिर रहा है। उनकी जमीन ले ली गई, उनका घर जला दिया गया, इसके बावजूद कि उन्होंने सारे पैसे वापस दे दिए गए। और ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की ये घटना है। तो ये क्या हो रहा है सर? ये महाराष्ट्र में एक बार फिर ये शुरू हो गया, क्या है ये? सर उस घटना को आप और प्रदीप जी ने उस फैमिली के होम विजिट भी किया था, आपने उसका इंटरव्यू भी लिया था, तो मैं उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं। अगर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो सोचते हैं, वो सोच इस देश का मीडिया क्यों नहीं रखता है? इस देश का मीडिया ये सब क्यों नहीं सोचता है? आज जब जिस दिन से इस देश में ना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हैं, उस दिन से लेके इस देश में और महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली शिंदे फडणवीस सरकार जब से आई है, उस दिन से लेकर आज तक देखो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है। और इसी समाज से अगर कोई उनकी जो नीति है, उनको जो काम करने का था उसके अगेंस्ट में आता है, तो उनको हल्ला किया जाता है। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और ये बिल्कुल यही जो उनकी जो हायर लेवल की लीडरशिप है, फॉर एग्जाम्पल उनके जो मोदी जी है, आरएसएस के जो प्रमुख है, वो लोग जो सोच लेके काम करते हैं, वही सोच लेके इनके जो ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता है, इनके स्टेट के लीडरशिप है, उसी सोच लेकर काम करती है। और ये दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को ये समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं लोग। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो रात दिन मेहनत करके इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, अगर वो संविधान आज हमारे देश में नहीं होता, तो आज भी जो मनुस्मृति के कार्यकाल में यहाँ के जो दलित, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज जिस तरह से जिंदगी जीता था, उससे कई बदतर जिंदगी आज भी इन समाज को जीना पड़ता है। इसलिए मैं बी आर अम्बेडकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
लेकिन जिन्होंने ये राजन आगे जी, सुरेश चंद्र राजन जी, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जैसा प्रदीप जी और मैंने यहाँ पे न जाने कितनी बार डिस्कशन किया है, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक यानी दलित आदिवासी मुसलमान और ईसाई, ये सब के सब अब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। कर्नाटक में तो साफ हो गया कि सारे मुसलमानों ने मिलकर के आपको वोट दिया। अब प्रॉब्लम आपके लिए ये आने वाली है कि बाकी जितने भी आपके रीजनल पार्टनर्स हैं, जहां जहां पर आपकी अलायंस है, ये उनका भी वोट है। ये वोट अगर आपके पास आ गया तो आप तो अपने जितने पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं उनका वोट शेयर खा जाओगे सर। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सर, ये वोट शेयर का मामला नहीं है जी। कांग्रेस की जो विचारधारा है ना सर, जी। कांग्रेस की जो विचारधारा है या कांग्रेस पार्टी जो टिकी हुई है ना, कांग्रेस ये जो बहुजन समाज है जिसमें दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये सारे लोगों के जीवन में एक बेटरमेंट हो, इन समाज को समाज के मुख्य प्रवाह में आना चाहिए। इसके लिए स्थापना जब से कांग्रेस पार्टी की हुई है उस दिन से लेके आज तक काम करते तो हैं। बीच में आप भटक गए थे, कहने का मतलब ये हुआ? हम भटके नहीं थे, लेकिन लोग बदलाव भूल चाहते गए। थे। नहीं, लोग बदलाव चाहते थे। जैसे हम रोज सर गांधी जी को भूल गए थे आप, अभी आपको याद आ गए गांधी जी, और गांधी जी ने एक बार फिर आपको विजय पथ का आपको रास्ता दिखा दिया कि कांग्रेस यही है। इस कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलवाई, उससे आप भटक नहीं सकते, याद रख लीजिए। जहां पर आप भटकेंगे लोग आपको याद दिलाएंगे। देखो सर, कांग्रेस ना कभी भी गांधी जी से भटकी नहीं है, कांग्रेस गांधी जी को कभी भूली नहीं है। और गांधी एक ऐसा नाम है। सर मोदी जी सबसे ज्यादा गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी का वध करने वाले नथुराम गोडसे जैसे विचारधारा को भी वो बढ़ावा देते हैं, ये भी आपको देखना होगा। प्रदीप जी, प्रदीप जी। सर वी वांट टू नो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से चल रहा है, एमवीए में उद्धव ठाकरे जी का धीरे धीरे डेसिमेशन हो रहा है। सुभाष चंद्र जी यही बोल रहे हैं, बिकॉज बीजेपी का कहना है पहले मातोश्री एक पावर सेंटर था, अब मातोश्री आज पावर सेंटर नहीं है, आज सिल्वर ओ पावर सेंटर बन गया है, 10 जनपद सवर पावर सेंटर बन गया है, और उद्धव ठाकरे जी का डेसिमेशन हो गया, छोटा कद कर दिया आप लोगों ने मिलके। तो ये इलेक्शन तक क्या सीन होगा? साथ में रहेंगे या कांग्रेस जिस प्रकार से आक्रामक रूप में चल रहा है आजकल कर्नाटक के जय के बाद, क्या कांग्रेस आक्रामक रह के बाकी सब स्थानीय पार्टी को, रीजनल पार्टी को खत्म कर देगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो है ना किमान समान प्रोग्राम को लेकर, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेकर साथ में आए थे। ये तीनों पार्टी की सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, और तीनों पार्टी की अपनी अपनी ताकत है, वो अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं। और लेकिन ये बात सब है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दूर रहने के लिए ये महाविकास आघाड़ी एक साथ आई हुई है। और आज लोकसभा के जो अपकमिंग इलेक्शन है, या विधानसभा के अपकमिंग इलेक्शन है, या महानगर पालिका के जो इलेक्शन है, और इस चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ एक साथ रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का मीडिया में और लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी को इनका वैल्यू बहुत कम कर दिया, कांग्रेस अलग व रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहती है, शरद पवार ही इस महाराष्ट्र के सुप्रीमो है। इस तरह के अलग अलग बातें लोगों के बीच में लेकर जाकर लोगों में गुमराह करना चाहती है। ये महाविकास आघाड़ी का जो टेम्पो बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको दावे, एमवीए यूनाइटेड रहेगी। एमवीए महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो है मजबूत है, और मजबूती के साथ आने वाले इलेक्शन में जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जिस तरह से कर्नाटक में खत्म किया, उस तरह से महाराष्ट्र में भी खत्म करेंगे। क्या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे? सुरेश चंद्र जी, आज सवेरे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि महाराष्ट्र नंबर 1 है एफडीआई में सबसे ज्यादा देश में अगर इन्वेस्टमेंट आया है तो महाराष्ट्र में आया है। एकनाथ शिंदे जी ने कहा एमएसएमई के माध्यम से लाखों, राणे जी के साथ मिलकर लाखों जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करने वाला है। तो ये दो इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरा महाराष्ट्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस बार बार चिल्ला रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, आज उन्होंने दिखा दिया। इनके दोनों का जवाब आप कैसे देंगे, देव फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी का? सर इनके आंकड़ों में मत पड़िए सर,
ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये मुंबई जो सिटी है या महाराष्ट्र जो है, ये मुंबई को फाइनेंशियल हब कहा जाता था बीकेसी में जितने भी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे सारे मोदी जी के कहने पर मोदी जहां चाहते हैं उस स्टेट में चले जाते हैं। और ये बाद में बोलते हैं कि हम इतना करोड़ रोजगार देंगे, इतने लाख करोड़। आपको पूछना चाहिए मोदी जी को और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या एकनाथ शिंदे जी को कि भाई साहब आपके मोदी साहब 2-2 करोड़ रोजगार देने वाले होते, उसका अता पता नहीं है। और आप ये नई नई बातें लेकिन लोग ये सारी उनके जुमले है उसको समझते हैं। और एकनाथ शिंदे जी का जो पार्टी है ना सर, एक हलचल मची हुई उस पार्टी में। तो क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे जी बीजेपी में जाने वाले हैं सर? नहीं सर, वो तो उनका लुकआउट है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि आने वाले जो इलेक्शंस है उस इलेक्शन में शिंदे गुट का ना, अगर खुद एकनाथ शिंदे साहब भी जीतने में सफलता हासिल करते हैं तो वो उनके लिए बिग अचीवमेंट होगी सर। मैं इससे पहले भी किया है, आज भी कर रहा हूं सर। वन फाइनल क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, छोटा सा है। क्या कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी एमवीए इकट्ठे लड़ेगी या कांग्रेस बीएमसी और थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग लड़ेगी? सर इसमें क्या है, कांग्रेस ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या जो लोकल गवर्निंग बॉडी के जो इलेक्शंस है ना, तो कुछ कुछ जगह पे मतलब वहाँ के लोकल सिचुएशन को लेकर हमारे हाईकमान डिसीजन लेते हैं और कार्यकर्ता जो चाहते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाता है। आपने आज मार्केट कमेटी या पंचायत समिति ये सब देखा होगा। हम लोग कई जगह पे महाविकास आघाड़ी बन के लड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका चुनाव भी हम एमयूए ही लड़ेंगे। अगर आप एज एमवीए लड़े तो जीत तो सुनिश्चित है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरी फ्रैंकली। इसके आगे सर जितने भी इलेक्शन होगी वहां पे महाविकास आघाड़ी की जीत सुनिश्चित है सर। आई होप यू आर राइट सुरेश चंद्र जी, सुरेश चंद्र राजन जी, आई होप यू आर राइट। और कांग्रेचुलेशंस अगेन प्रदीप जी, you forgot to congratulate Mr. Suresh Chandra Rajan. He has just been given a huge award yesterday for journalism. Okay, I saw it on the Facebook. Yes, I saw it on the social media that he's been. Yes, congratulations, Suresh Chandra ji. Thank you so much, sir. Suresh Chandra Rajan जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। Thank you, sir. Thank you. Vande Mataram, sir. जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम सर। जय महाराष्ट्र। Thank you very much. जय महाराष्ट्र। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Pradeep ji, if the MBA actually fights even the corporation elections together, it's going to be very difficult for the BJP. Exactly, sir. Exactly. Now things are, I don't think things are going to be so easy, sir, because Congress is slowly going to dominate every regions where politics is concerned. We saw that Karnataka, they are not leaving any stone unturned for consolidation of Muslim votes. Now, the MBA partners and regional partners will have to show why should they exist. If they are secular, Congress is secular, and Congress is seen as a sole protector of the minorities, especially the Muslim communities. When Rahul Gandhi goes out and recently US and Stanford and tells that I am concerned about the minorities are being attacked and the Muslims are being attacked. We saw the Muslims finding in Karnataka the Congress the only party that can really help them within the constitution, what are the rights protected, whatever rights are given to them under the constitution, only Congress seems to be the party that can take on the BJP #1 and see that their constitutional rights are given to them. So there's going to be, other parties will have to define their existence. Uddhav Thackeray ji, if he moves away from Hindutva and if he's secular, then he will have to he will have to explain the people why is not secular Congress and why is secular Uddhav Thackeray. The Hindutva votes of his might, just because as day by day we are seeing more and more talk about Hindutva polarization where Modi is concerned. Modi has got his agenda clear cut. He's not going to wean away from the agenda. He's absolutely development and Hindutva is his agenda and he's going for it. And next year with the Ram Temple and all the other spiritual organizations and the connectivity that he's going to create, you yourself said, Ram Mandir is going to be after Vatican and Mecca. This is going to be one of the most visited sites in the whole world. That's right. So he's creating a monument forever, for the future. So all these things are happening. What has happened is not going to we must say this. We must say this because what has happened is that there has been overall development of Ayodhya, not just the Ram Temple, because they also know कि लोग जब राम मंदिर के लिए आएंगे, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे,
they will need to stay in dharamshalas, in motels, in medium range hotels, in luxury hotels, and so on and so forth. And the entire city, I believe, has been spruced up. I've not been there. We must go there and take a look at what's happened. But I believe the entire city has been transformed. Pradeep ji. 365 spiritual institutions, especially of Hinduism, have been revived. Their connectivity has increased. So if you're talking about Ayodhya, we're going to be one of the most visited tourist spot in the whole world. One of the most. But will it win in the and elections? you will have 365. 365 spiritual institutions that have been connected and that were revamped, have been totally revamped. And so people are going to visit a tourism spot, Ayodhya. And BJP knows it very well that if they want 300 more or 350 more seats in general election. Yeah, but they tried all that even in Karnataka. Pradeep ji, it didn't work. Shat Pratishat in Yeah, but Shat Pratishat UP is essential for 300 or 350 seats for BJP. That's what they say. Yes. That's what they say, that we'll get 80 And out they of have 80. in fact given Yogi a free hand to do whatever he wants there. Yeah, but the only thing is that they tried that even in Karnataka. From Bajrang Dal to Bajrang Bali, it didn't quite work. I think we've got our very old friend Mr. Sanjay Tapase with us. I think let's take a look. Tapase Saab, namaskar. No, he's not connected yet. All right, I was told that he was. Okay, so what I'm saying is that the Bajrang Dal thing didn't really help. कि बजरंग दल के ऊपर उन्होंने बैन की बात करी और उन्होंने बजरंग बली की बात कर दी. Under normal circumstances, the BJP would have swamped the elections. The Hindu consolidation would have taken place, and in Karnataka, instead of the Congress winning 135, the BJP would have won 135. Here the opposite happened. Now, the BJP really has to take a close look at why did that happen. Because the price of the gas cylinder had a far greater emotional appeal than Jai Bajrang Bali. Pradeep ji. Exactly. Right. Welcome, sir. So let's if you see the entire Karnataka elections, the way Pradeep ji, I think we've got Mr. Tapase with us. Mr. Tapase. Okay, sir. Yes. Tapase Saab, namaskar. Good evening, namaste. Namaste. How are you, sir? How are you? Seeing you after a long time and looking very, very young and fresh. What have you been up to? You're looking really very young and fresh, wearing this lovely t-shirt and a very sparred and massaged look. Fantastic. So I'm just back from a hectic constituency tour and just had a shower before. Oh, lovely. Thank you so much. Mahesh Tapase Saab, do tell us, following the rail accident in Balasore, Sharad Pawar ji said at least somebody should take responsibility. Mr. Ashwini Vaishnav should at least offer to resign. You can't just say that, okay, fine, we have ordered an inquiry and so on and so forth. More than 275 people have died. At least somebody should get up and say, hey, listen, I'm responsible. I take responsibility for the same. For the moment, I'm putting in my papers. Well, this government lacks the spine which a credible government should have. And almost 300 people died and 1,000 odd injured. And we are blaming anonymous people for the whole incident. Whereas I think the rail minister should come down and say that, yes, it's my responsibility. And for whatever reason the accident has happened, I tender my resignation. This should have been the statement made by Mr. Ashwini Vaishnav, who just chose to say that there might be a sabotage, there might be something else. So the people are so much glued to power that they just don't want to get off their chair. I think our leader Pawar Sahab mentioned Lal Bahadur Shastri ji when there was a freak rail accident. And Shastri ji said, now I can't continue as a rail minister. I have to quit because lives are lost. Although Pandit ji was of the opinion that he should continue, but it was the merit and the grit of Lal Bahadur Shastri ji that he tendered his resignation. I think today's government lacks that kind of a spine, lacks that kind of a morality, and hence we cannot expect. And for what fault? Now the CAG report says the derailment in Indian Railways. What do they say? Up to 100% negligence in inspection, in audits, in security clearances, so many other things. And reduction in the upgradation budgets.
and reduction in the upgradation government budgets, where the government is. That means there'll be more. That means there'll be more such accidents. That means there'll be more such accidents. That's what's going to happen. I hope not. I pray to Almighty that there may be no accidents, neither in India, nowhere else in the world. Life should not be lost. Lives have to be preserved. Lives have to be, groomed to take the world over in their hands and, further hand it over down the generations. So I am very upset with what. But now there are selective reports going on in the media, even in the credible media, even in very respected newspapers. Leaks from the CBI or wherever. I don't know whether they are leaks from the CBI, because how can the CBI leak anything? They've just started the inquiry, for God's sake. They've just reached Balaso. That they are suspecting sabotage. We're already talking about it. How could people come to the conclusion there is sabotage even before the inquiry has started? Yes, and FIRs are named after anonymous people. This is absolutely strange. Why don't you look into your system? Why don't you take cognizance of the CAG report? Why don't you take cognizance of what has been said in the parliament before? So I think all these things have come out, but the government lacks the grit, it lacks the spine, it lacks the morality, and we really cannot expect. I think there have been so many derailments. I think just 24 hours after this Odisha Coromandel Express derailment, there was another derailment somewhere in northern area. So this has been happening, but you are not ready to take cognizance of the Railway Security Committee, what they are proposing, what the CAG has put in papers. You have no morality to accept. You have no grit to accept. This is not what a minister has to, this is how a minister has to function. Why? He can put officers to the blame. He is not the one who's going to go and do line inspection and railway track inspection. There are people, there is machinery to do that, and why it's not being followed? I think every week Prime Minister of India is, green flagging one or more railway trains in this country, the popular train that he started. So, but why no recourse to safety? Why safety is neglected? Why upgradation, inspection, audit of mechanism, signaling equipment, why it has not been maintained? This is the whole question. Now they said that, I was reading the other day, approximately 468 crores of Kavach fund lying unutilized. Now what can be said? 468 crores, budgetary provision is there, money is there, it's not being utilized. Why? Because the government does not have the will to look for the safety of the people. Pradeep ji. Tamasha Sahab, Pawar Sahab is a great politician, but he always goes on confusing people. He said that the BJP, the rail minister has to resign, Lal Bahadur Shastri has resigned, he has to resign. Here, then he meets Eknath Shinde ji, and the MVA is totally unsettled. Bole ki Eknath Shinde ji ko jaake Varsha mein mile Sharad Pawar Sahab, and people are confused what's going to happen. Then Adani goes and meets him at Silver Oak. And then again the MVA is rattled. Nana Patole says that we don't have a problem if Adani ji is residing permanently at Silver Oak. So Pawar Sahab is always self-confusing every opponents and his friends and foes too. Pawar Sahab is the chairperson of the Maratha Mandir, okay? And this Maratha Mandir is a 75-year-old. It has seen a lot of history of Mumbai and the country, and hence to felicitate the various artists who have contributed, whose shows have been hosted by the Maratha Mandir. I think as per protocol, although being a senior leader in the state and the national political space, Mr. Pawar on his own, he went and met the Chief Minister as chairman of the Maratha Mandir and invited him for the 75th celebration of the Maratha Mandir. That is the reason why Mr. Pawar. So there was no political discussion, nothing at all. It was gracious of the Chief Minister also to receive him, to felicitate him, and to see him off very gracefully. So I think that bond does exist in Maharashtra. That kind of a political courtesy still exists in Maharashtra, and I'm proud of that. My state extends this kind of courtesy even to people who are politically and ideologically opposite to each other. Wonderful. Absolutely wonderful. But Nana Patole's strange reaction, because his reaction was not of comfort. He went 2 steps beyond commit, say that Adani ji can stay permanently in Silver Oak also, we don't have a problem.
It is not, it was a jest, but it was a very serious jest. I don't know whether Nana Patole ji read upon the Supreme Court's finding on Adani and the Hindenburg report. Did Nana Patole ji read that? I'm not sure, so I will not comment. But if you would have read it, then I'm sure you would have made a different comment. Now over here, the fact is that practically every second day, we are getting a lot of stories about how the FBA is breaking up. And that is not being helped by some statements coming in, as Pradeep ji just now mentioned, from Mr. Nana Patole. Now, Bihar. yes, so, so are we, are these stories being planted by the BJP linked media, or what is going on? Because we also get them, you know, from all sorts of sources. That well, I do not know for what reason it has been postponed, but I understand that Mr. Gandhi and Mr. Kharge are not in town on those particular dates. And I think without the largest party in opposition not being on the dais, it would have sent the wrong message. So I think Mr. Nitish Kumar and other leaders may have taken a conscious decision to postpone it to a more suitable date to accommodate all the leaders of the opposition. So I think this is the right move in the right earnest. Right, but you hear something every day that, you know, as Pradeep ji is very fond of saying, how Uddhav Thackeray ji's position has been downgraded by all of you, that is the NCP and the Congress. That at one time the center for, you know, all sorts of political decision making was Madhushree, now it is Silver Oaks. So where does Uddhav Thackeray stand? So Uddhav Thackeray really is currying favor with Mr. Sharad Pawar. Sir. I think this question does not pertain to me. I think rightful answer should be given by a spokesperson belonging to Uddhav Thackeray ji, but I can say with pride that Silver Oak remains relevant for 56 years in Indian parliamentary democracy and politics of the country. Fantastic. Pradeep ji, you wanted to say something. Please go ahead. Sir, I want to tell you that Devendra Fadnavis ji today said that Maharashtra is #1 where FDI is concerned. Maharashtra under Eknath Shinde, Dev Fadnavis is performing great deeds. FDI is a significant indicator that the state is progressive, heading in the right direction. #1 in FDI. Eknath Shinde ji in a Sabha said through MSME, Narayan Rane and Eknath Shinde and this government is going to create lakhs and lakhs of jobs. Unemployment, which the non-BJP parties have been pulling the leg of Mr. Modi, that what about 2 crore job? They're saying, look, FDI, look through MSME, we are flooding unemployment. What do you have to say, sir, Tabasi? I just hope that this is not another political and electoral jumla. I just hope that whatever he has said comes true and sees the light of the day. Do you think it's likely to come true? Because I don't see any signs of it. But do you think? No, but hang on a minute, Mr. Tabasi. Have you seen that kind of FDI that Mr. Devendra Fadnavis is talking about? See, people can sign up, but people will not implement. There's a two different things. Everybody wants security for the investment that he has done. Like I said, I follow a little bit of global economy. We see what's happened in the US. $31 trillion debt. The Congress would have crashed in the US. And how they have, tried to save their image by, putting a hold, and the president and the Democrats and the Republicans coming together and finally saving the country. And I did see Mr. Biden's speech after that. He said that we have come together to save a great nation like America. I mean, this is the spirit of the man who is under a debt of $31 trillion. And where are we? I mean, we are just throwing ink, we are throwing mud and mudslinging on each other. But what's happening in terms of real development? Now, let's say America's out. Yesterday it was Germany. I mean, you have seen the German recession has just started. Yes. UK is already in the red. So what's going to happen to our exports? The dollar is going to crash. We all know that the signals are that the dollar is going to crash. It's not going to hang on to 82. It might crash because it's no more the favored currency in the export oriented zone. So what's going to happen? So that means our exports are going to take a beating. Now, what is the deficit in exports? We have seen the fiscal deficit rising in the last couple of months, in this particularly last quarter. And I did see what Mr. Rane, how he was answering the questions on the MSME. So I just hope that this global recession, this American recession, this European recession
even though it's going to be, it's looking at us in the face and at the threshold of the Indian economy. Let's hope that we are able to tide over it. Rather than making tall statements, we need to make statements which are politically correct, which are ethically correct. We need to take each other into confidence, because we are talking to 140 crore people. The lives Yes. of lives, properties, investments of Most 140 importantly, crore yes. people are at stake. Very soon, Bajaj ji and Ambiar ji, I am very sure that the RBI is going to increase the repo rates, and again interest rates are going to spike in this country. Today, the markets are operating because they just want to push, take it to a high, and then just collapse. So that the what do you say? The retail investor is doomed. I mean, this is the way how corporate investors have been using the sentiments of the retail investor to push the market up, and then just collapse, then just sell. So all these things are there. I mean, one has to understand that global recession, now that we are a globally linked economy, what happens in the West affects the East, what affects in the East affects the West. All these things are there. We are the ones who are in a third nation, building, trying to grow up as an economy. But yes, all these factors are going to be crucial. I'm worried how we are going to face the election next Except the only thing is that you've got Morgan Stanley saying that all these headwinds are not going to affect the Indian economy. Morgan Stanley has actually written what could easily pass off for a lovely PR report for Modi economics. I just hope Morgan Stanley doesn't short sell once we hit 19,000 and above. Yes. Right. So, but the only thing is, it has become a talking point. But Pradeep, one second. It has become a talking point wherein Morgan Stanley says that within 8 years, India will be an 8 trillion economy, and we would have overtaken Germany and Japan to be the third largest economy in the world. And a lot of other people also speculate what you said. A crash in the American economy, crash in the German economy, Europe going through a lot of troubled times, which means the Chinese have nowhere to sell. So do the Indians. Yes, except the Indians. So do the Indians. I mean, where are we going to sell our ware? US is dependent on food market in India. To 140 crore Indians. To 140 crore Indians. So we have a huge market here. China might dump their stuff onto the Indian market, but where will our Indian produce go? That's the whole question. What about the horticulture market? Today, the malls in US are running dry. The malls in UK are running dry because they don't have money to buy the fruits, which are costing them a huge amount of money. Yes. So all these things are definitely going to affect our economy. China has a different way of thinking and different way of doing business. I mean, come on. Indian businessmen have been respected the world over for their integrity, for their quality. Look at the way that the Silk Route operated. It was, and the entire East and West migration that used to happen because people used to love Indian spices, Indian fruits, the climate, the vegetables that Indian producers have been giving. So, I mean, this is there, but the very fact remains it may not be so financially rosy for the Indian exporter if the dollar comes down today, if there is a appreciation in the rupee and a depreciation in the as looks likely. Will it be financially fruitful to an Indian exporter? That's the whole question. That's right, as looks very, very likely. So in effect, what you're really saying is that Mr. Devendra Fadnavis's announcement that he has got the largest FDI. Has he got the largest number of MOUs or has he got the largest FDI in Maharashtra? I think it may be MOUs because now people are not wanting to put in their money in the US bond. It's going to yield them only 3%. So they are definitely looking at India in a big way, and that's how I think money is being to pump. But this cash has to be realized. One has to understand stock market going up, pricing going up. It's always a game between high price, the what do you say, the perfect price, the middle price. Not too high, not too low, and that is where the attractive price is that is when they want to sell. When the price goes up, retailers are rushing in to buy, but the smart people are wanting to sell. You see what's going to happen to the Indian real estate sector, although it seems to be doing well at this juncture, but the parameters,
the international parameter, the banking parameter. Bankers are not willing to take a risk on real estate. Ask any of your developer friends if he has a project, whether any bank is wanting to invest money with him. They are saying no, flatly no, because they also know what the signals are. Yes, Pradeep ji, please. Yeah, BJP says, Modi ji says, 9 saal bemisal. 9 saal bemisal. And now Eknath Kharge Sahab and Congress Rahul Gandhi says, 9 saal, 9 sawal. Now BJP is putting up that particular video of Raghuram Rajan and Rahul Gandhi, which Raghuram Rajan says this government is not going to touch 5% next year. And the BJP is thumping its chest. She said, forget 5%, we have reached 7.2% GDP growth. Now that is what we call a success story, 9-year success story. Obviously, Tapasya sir. See, on economic parameters, on employment parameters, on fiscal deficit parameters, I think the government has not done very great. Okay. Now, we also know that certain mechanism has been tweaked by this government. What used to be followed by the planning commission to derive the GDP is no more the formula used by this Modi government. So we also know that. So I just hope, running a government, running a political party and running a country are two different things. You might have a political ideology, but here you're talking about life, bread and butter of 140 crore people, because one wrong decision is going to create a havoc as far economics of the country is concerned. And we have seen that this government has been learning through its own mistakes. There have been multiple mistakes on the economic front by the current dispensation. There have been multiple mistakes on the border front with the China, with the NATO, with the WTO. So these are the things I think the learning phase of Mr. Modi has gone. I think if he is really serious about a $5 trillion economy, I think all other Hanumanji should be, told to take a back seat, and Lakshmiji should be told to come and take a front seat. And this is where I think he can shower wealth, prosperity and happiness amongst 140 crore people in this country. But that does not seem to be happening. 10 lakh crores wiped off of MP, of whom? Not of the poor people, not of the MSMEs, not of the people who have meager means of livelihood, but of the people who borrow hundreds and thousands of crores. So 10 lakh crores is not a small amount. Why this money has gone? Who are these people? Why are these beneficiaries being safeguarded? Why the poor man, the poor MSME who has taken a loan of 50,000 to a lakh or 2 lakhs or 5 lakhs, he's been hounded by the banks. He does not get the credit as promised in the CGT MSME scheme of the government, credit collateral free credit scheme. So all these things are there. I hope that what they say they are able to deliver, not for the sake of anything else, but for the happiness and the prosperity of the country. Mr. Tapase, one small question. I don't know whether you would like to answer this. It's a technical question. Looking at the base year, on the basis of which our GDP growth rate is being calculated, what do you think is the real growth rate if you were to go back to the system being followed before 2014? I think it should be around 2.5 to 3% less. 2.5 to 3%. Because the 7.1% strikes me as rather odd, very frankly, because I don't see that kind of economic activity going on around. I agree. That's what I'm saying. 2.5 to 3% less. Which I asked an economist, and hence I know. which, by the way, is less than half of what used to be called the Hindu rate of growth, if you remember, which was around 4.5%. That irrespective of whatever you do, you're going to grow at 4.5%. That used to be the thing for India. Right, Pradeep, you wanted to ask something. Please go ahead. Look at the impressive report card. Fifth greatest economy, UPI payment 126 lakh crore, Ram Mandir, Article 370, 35, surgical strike, Balakot strike, triple talaq, Swachh Bharat, PM Kisan 11 crore का फायदा, आवास 3 करोड़ का फायदा, गैस फ्री 3 करोड़, 9 करोड़ को शौचालय 11 करोड़, आयुष्मान 2 करोड़, नल से जल 12 करोड़ घर. तवाल साहब, is this not impressive? मोदी जी सब जगह यही भेज रहे हैं. गली हर गांव तक पहुंचने के आप बीजेपी कार्यकर्ता is told them you have to reach every houses and give this report card, sir. This report card is absolutely fascinating, sir. How do you see this? But despite the report card, my common Indian friend who is a graduate, he still can't put a pipe in the Indian gutter and draw gas and light the chula.
You can't make a samosa. That's the problem. Report card looks good, but the pipe, if you put it in a drain or a gutter, it doesn't drive out the gas, and he's able to light the chula to make a samosa. So again, I say like or a pakoda. Pakoda, huh? So it is good to talk about report card, but it doesn't have any bearing on the sentiments and the emotions of the people. It looks good, but we are paying 300 for a gas cylinder. We are paying 1100 rupees now. Smriti Irani ji is quiet. Hema Malini ji is quiet. So many other of them who are MPs, young MPs, the first time MPs, were very aggressively opposing the price hike of 5 or 10 or 15 rupees. Are so silent at 1100 rupees. So the parliament has become so silent. Sometimes I wonder any discussion is taking place in the parliament or not. And what do you have to say about the new parliament? Oh, new parliament. I mean, ideally it should have been inaugurated by the president or the vice president, but I think Mr. Modi ji didn't want the focus to go out of his, he didn't want to. Do you like the building? Do you like the building? What do you think of the building? Well, I'm sure it must be a good architecture. I have only seen the pictures. I couldn't see the building in reality. I'm sure it would have been a great marvel. See, I mean, the parliament building, yes, with the new with the population growing, it was definitely need of the time. But the decorum, the protocol calls for the supreme commander of Indian Armed Forces, the custodian of the fundamental rights, the custodian of the constitution to come and inaugurate the parliament, which was. And this is just the first phase. And this is what we have been asking. There's nothing else. I mean, had the Prime Minister called on the opposition parties, I'm sure we would have all come. Supaji said we had no invitation. Right. Thank you so much, Mr. Tabase. Always a great pleasure talking to you, because you're always very candid, very free and very frank. You don't make any exaggerated claims. You don't just turn around and say, hey, listen, we are coming back with 350 seats. And the BJP will get only 20. You never say that. So, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Nambiar sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you so much. Thank you. Thank you. That was lovely. That was really and truly lovely, Mr. Mahesh Tabase. Very, very candid, very, very free and frank about what he thinks. And I think all the guys from the NCP are like that, Pradeep. I mean, they don't mince words, Pradeep ji. They are very confident of where they are. They're straightforward. They call a spade. That's it. Yes, they call a spade, and they give it. Like Sharad Pawar ji questioning the scientific temper of Nehru, how good it was, and saying that Modi has brought us back to ritualisms, and he's taking the nation backwards. I mean, Sharad Pawar could be right. You know something, I'm not joking, Pradeep ji. When I talked to our friend from the BJP, on the day when the new parliament building was inaugurated, if you remember, I said that a lot of people from Uttar Pradesh, all these jitne bhi matadhish hain, Mandaleshwar, Mahant hain, they are all a bit annoyed, and they feel pretty let down कि भाई ये क्या है. हम लोगों ने मेहनत करी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए. सब लोगों ने अपना खून बहाया, सब लोगों ने हर जगह पे जाकर के प्रचार किया कि हिंदुत्व की सरकार आने वाली है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है. और नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन में सिर्फ आपने तमिलनाडु से वो कुछ लोग बुला लिए, हम लोगों को भूल गए. भले वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ पर जितने भी तीर्थ स्थान है, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं लोगों के, जहाँ के भी लोग मंडलाधीश हैं, मंडलेश्वर हैं, महंत हैं, इन सब लोगों के बीच में एक बड़ी खलबली मची हुई है अभी इस वक्त. प्रदीप जी, it is not going to be very easy for the BJP. One thing, if you see this, spree of raids, जो enforcement agencies, income tax हो, ED हो, जिस प्रकार से तमिलनाडु के politician और businessman पे जो उनका कहना है कि illegal connections का रेड जो हो रहा है, एक तरफ रेड हो रहा है और एक तरफ मोदी जी अयोध्या. If you see Varanasi also, he talked many times about Tamil Sangam, the influence of Tamil Sangam. And here also, elections around the corner, probably Mr. Modi is very practical in life. Where Hinduism is concerned, he is absolutely strict that Hinduism is an agenda. And do you think calling these chaps from the Adinam to come over there and do whatever, do you think it's going to have any traction among the Tamil Nadu voters? Because do remember that the Tamil Nadu voters have always been divided between the DMK and the ADMK. Is there a place for a third party?
सर ही इज गोइंग ऑन विद हिज एजेंडा। आप देखोगे जितने भी बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, जिस प्रकार से स्टालिन के जितने अगल बगल बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बहुत सारे अकाउंट्स वो फ्रीज हो गए हैं, एंड एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू प्रॉब्ली इन्वोकिंग द स्पिरिचुअल फीलिंग्स अमंग द तमिल पीपल वे स्पिरिचुअलिज्म इज कंसर्न, उसको इन्वोक करके कनेक्टिंग देम विद वाराणसी, कनेक्टिंग देम विद the parliament, showcasing it to the entire nation, also to the world, and Tamil Sangam and all various Tamil associations where spirituality is concerned. This is not the first time he's doing it. He's been continuously doing it for the past 1 year. But do remember, And Tamil for me, I Nadu. believe But Tamil Nadu is also the home of Periyar. Yes. Do you think this new kind of Hindutva will work in Tamil Nadu, Pradeep ji? Just picking your mind. Sir, alliance with NRDMK and the affluent Tamils, the affluent and above middle class Tamils and the upper class Tamils are having a soft corner where Mr. Modi is concerned, because they are starting to believe that he's come and is reviving Hinduism. He's reviving Hindutva. The Ram temple, various other temples of which matters are going on, they believe is ultimately going to culminate next year and the much neglected and the much neglected, persecuted and frustrated Brahmins of Tamil Nadu. They also have found a savior in Mr. Modi. Exactly, that's what I'm saying. The affluent, the upper class, the people who have clout and cover, because Periyar, Modi, and there's no connect at all. Yes. So at least this connect of Hinduism, he can take it over and he can showcase it, and at least you can at least make a dent. So you can at least put a thumbnail there. So they're very practical. Make a small dent. So in effect, what you're really saying is that let's understand this. What you're really saying is this is like what they did in West Bengal. West Bengal में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी. सीधी बात है. कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल खत्म है आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में. वही शायद तमिलनाडु में करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा. Right, so they'd be quite happy if they were to make a dent over there. Yes. Right. Now, this is exactly what I know. There, if you listen to, I think we are losing Pradeep ji a little bit. The top intellectuals in Tamil Nadu, which they are always the upper class Brahmins, you'll from them. Right. Now let's get Mr. Lakshman Hake in. I wonder what he has to say to that, even though his area of expertise is Maharashtra. Lakshman Hake ji of the Uddhav Thackeray Sena. Lakshman Hake ji, namaskar. नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. अरे जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. लक्ष्मण आगे जी, उद्धव ठाकरे जी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे जी का ये विजन है कि महाराष्ट्र एक बार फिर इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा. और वो इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा अगर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो कि उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी ने सबको खत्म कर दिया, वो सबको एक बार फिर पुनर्जीवित करेंगे. लक्ष्मण आगे जी. महाराष्ट्र में अभी जो आपने बोल दिया वो सम्माननीय उद्धव साहब और शिवसेना, उनका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम महाराष्ट्र की इकोनॉमिक्स में जो तरक्की होनी चाहिए उसके ऊपर हमेशा शिवसेना आगे रहेगी. और शिवसेना का जो एजेंडा है वो एजेंडे भी लघु मध्यम और सब एरिया में और एग्रीकल्चर्स एरिया में हम अच्छी तरह से काम करेंगे आगे हमारी सत्ता आने के बाद जी. क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुस के लिए ये कहा कि भाई आप लोग वड़ा पाव का स्टॉल निकालो, ये करो, वो करो, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनो. आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में जो भी है, भले वो मराठी हो, नॉन मराठी हो, अगर महाराष्ट्र का है तो हम उसको पूरी एनकरेजमेंट देंगे. तो इस विषय में जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जहां तक ओबीसी का सवाल है, वहां पर भी क्या किसी स्पेशल पैकेज की बात हो रही है या ऐसी कोई बात हो रही है अगर उद्धव ठाकरे जी की सरकार आती है? ओबीसी और विजयंती, एसबीसी, एससी और एसटी जी, इन लोगों के बारे में महाराष्ट्र रहने दो या देश नेशनल लेवल पे
आज भी सामाजिक न्याय सामने रखते हुए एजुकेशन के सिवाय कौन सा भी धोरणात्मक डिसीजन आज तक इस देश में नहीं हो रहा है। ये मैं पूरे दावे के साथ आपके सामने ये बात रखूंगा। पहली बार क्या हो रहा है, ओबीसी बीजेटी सामाजिक न्याय के बारे में हो रहा है, सिर्फ एजुकेशन में एंट्री देते वक्त रिजर्वेशन मिल रहा है, एजुकेशन में एससी एसटी के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, मगर ये एजुकेशन खत्म होने के बाद उनको नौकरियां मिलना है, उनको स्मॉल सेक्टर में बिजनेस खोलना है, उनको कोई लोन उपलब्ध होना है, इन सब तरीके अभी इन लोगों के बारे में हो नहीं रहे हैं। उनको लोन नहीं मिल रहा है, उनको कोई शासन आगे आके उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। हर एक कोई बैंक उनको सिविल स्कोर देखती है, हर एक कोई बैंक उनको गारंटर मांगती है, हर एक कोई बैंक उनका बिजनेस का तरीका देखती है। अगर ये सब बातें सामने रखेंगे तो ये स्मॉल स्केल्स जो ओबीसीज विजेएनटीज ये जो लोग हैं उनको सही तरीके से उनको अभी इकोनॉमी में उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। प्रदीप जी। हाके साहब, हम लोग गए बार भी आपसे कहा कि आज देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि जहां एफडीआई का सवाल है, महाराष्ट्र आज के तारीख में नंबर 1 है, नंबर 1। एक नाथ शिंदे जी ने यह कहा कि देखो हम एमएसएमई के माध्यम से, राणे साहब के माध्यम से लाखों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, फडणवीस जी और एक नाथ शिंदे जी ने आज इनके विविध कार्यक्रमों के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और इसको आप कैसे देखते हो? क्या यही एक प्रॉब्लम है, या कांग्रेस का वो मुद्दा भी बार बार जो बोलते हैं कि जो महिला है, पिछड़े दलित है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, एससी एसटी है, उनको न्याय नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा? क्या सच्चाई क्या है सर? हाके साहब, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन एफडीआई के बारे में आपने बोल दिया कि जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आया है, और उसका क्रेडिट लेने का अभी आज वो डिप्टी सीएम है, इसलिए आज का क्रेडिट वो ले सकते हैं। मगर 2000 साल से 2022 तक महाराष्ट्र नंबर 1 पे था एफडीआई में। सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स या 2 ईयर में सिर्फ 2 नंबर पे गया था, वो भी कोरोना पेंडेमिक पीरियड था, इसलिए इसकी वजह और वजह हो सकती है। मगर 2000 साल से 2022 साल तक महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 पे है। तो ये नई बात कौन सी है देवेंद्र फडणवीस ने बोल दी है? ये बात अपने पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। दूसरे क्वेश्चन का एमएसएमई में जो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे हैं, एमएसएमई में जो बोल रहे हैं ना, वो जो क्या बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सर्विसेज में बड़ी उपलब्धियां लोगों को, बेरोजगार लोगों को हम उपलब्ध करके देंगे। ये जो आज बोल दिया है, इसके बारे में मैं आपको एक राय आपके सामने रखता हूं। येस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और कॉर्पोरेशन बैंक है, वो नोडल बैंक है। मगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पुराने सालों से, मतलब 20 साल से ये चलते आ रहे हैं महाराष्ट्र, उसका सिर्फ नामकरण चेंज हो रहा है, नामकरण अलग कर रहे हैं ये लोग, मगर प्रोग्राम वही का वही है। और ये प्रोग्राम पर्कुलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रोग्राम पर्कुलेशन कैसा होता है? जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास ऑलरेडी बिजनेस है, उनको ही ये योजनाओं का लाभ होता है और बैंक लोन देती है। मगर जो असली लाभार्थी है, जो सामाजिक न्याय के प्रतीक्षा में है, जिसको मिलना चाहिए लोन, जिसको बैंक ने आगे जाके उनका सिविल स्कोर्स वगैरह, वो जो कंडीशन है, वो जो गारंटर के बारे में जो कंडीशन है, उनको एमएसएमई की तरफ से जो तरक्की होनी चाहिए, जो लोन मिलना चाहिए, जो फायदा होना, लाभ होना चाहिए, वो आज भी नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे चलो, जो लाभ की प्रतीक्षा में है उनके पास जाते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। हम जो महाराष्ट्र में ओबीसी का जो 12 बलूतेदार और 18 अलूतेदार बोलते हैं मराठी में, जो सुतार है, जो नाभिक है, जो सुनार है, ये सब जो लोग 12 बलूतेदार लोग हैं, जिसके ऊपर हमारी समाज व्यवस्था हजारों सालों से निर्भर होते आई है।
मगर उन लोगों को गारंटर मांगा जाता है, उन लोगों को तारण लिक्विडिटी मांगा जाता है और ये नहीं देने के बाद उनको लोन नहीं मिलता है। ये तो फैक्ट है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर आगे आना चाहिए। तो आज की तारीख में अब ये बताएं, जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं पूरे देश में, क्या उसका कोई लाभ होगा आगे जा करके विपक्ष की एकता को? आज वो नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, बाकी सब लोगों से, स्टालिन साहब से भी उनकी बातचीत हुई है। जी बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो हर एक स्टेट का अपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी के अपोज में जो डट के खड़े हैं, उन लोगों ने एक साथ आना चाहिए और एक बड़ा फ्रंट इस देश में खड़ा होना चाहिए। इसीलिए देवेंद्र हमारे उद्धव साहब जो प्रयास कर रहे हैं, वो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है इस देश में, उसके अपोज में अच्छी तरह से ये सब लोग इकट्ठा आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपोज करेंगे। लेकिन एक चीज बताएं लक्ष्मण आगे साहब, प्रदीप जी और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे इस बात को लेकर के कि एक विश्लेषण के मुताबिक, एक नहीं कई विश्लेषणों के मुताबिक, जिस प्रकार कांग्रेस को पूरा अल्पसंख्यक वोट मिला, और तो और छोड़िए कर्नाटक में ओबीसी वोट भी मिला, कांग्रेस को अब यह लग रहा है कि वो अब पुरानी कांग्रेस बन गई है। तो ये नहीं हो सकता कि प्रादेशिक पार्टियां जितनी हैं उनका वोट शायद कांग्रेस छीन ले? लक्ष्मण आगे जी। मैं कर्नाटक का एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जी बताएं। कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, उसके पीछे सिद्धरामैया ये जो सीएम बन चुके हैं, उनका अहिंद, मैंने लास्ट बार भी बोल दिया था, अल्पसंख्यक हिंदुतारू और दलितारू, ये जो 3 फैक्टर है, उनमें ग्रास रूट पे जो मास लीडर बने हैं सिद्धरामैया, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहां पे। कांग्रेस को अगर इस देश में पुराने दिन वापस लाने हैं तो नेशनल इश्यूज पे उन्होंने काम करना चाहिए। ग्राउंड रूट पे जाके उनका संगठन, उनका जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप नेशनल लेवल पे जो राहुल गांधी का जो प्रयास चल रहा है, जो यात्राएं निकल रही है। मगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, फॉर्मर सीएम लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये आज भी हमारी वो संशोधन का सब्जेक्ट हो सकता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो एक पगड़ा है इस देश पे, उनके पास पावर है, उनके पास सब अभी सत्ता है, सब स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसके ऊपर उनका जो इन्फ्लुएंस है, ये इन्फ्लुएंस कम करना है। तो इस देश में कांग्रेस को 1 साल और भी बाकी है। 1 साल में कांग्रेस को बहुत बड़ा अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को अपोज करना पड़ेगा, और वो लोकल इश्यू पे करना पड़ेगा। नहीं तो ये कांग्रेस को सिर्फ हमें इधर विजय मिली है, उधर हम चुन के आए हैं, इसलिए हम बड़े पार्टी है, ये अगर ऐसा रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको लग नहीं रहा कि कांग्रेस में अहंकार वापस आ गया है? कर्नाटक की जीत के बाद अहंकार नहीं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अहंकार आएगा तो आया है कि नहीं? नहीं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कॉन्फिडेंस, वो अच्छी बात है। उसका कॉन्फिडेंस है कि एरोगेंस आई है, यानी अहंकार आया है? कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अहंकार नहीं। आप जवाब नहीं दे रहे। चलिए लक्ष्मण। हल्के साहब, हम लोग थोड़ा चिंतित इसलिए है कि देखो, बीजेपी का कहना है, जो हम लोग बार बार चर्चा किए थे आपसे पहले भी, कि मातोश्री पावर का गढ़ था, पावर सेंटर मातोश्री। आज पावर सेंटर मातोश्री नहीं है, और बीजेपी का कहना है, बिकॉज जब उद्धव जी सिल्वर ओक में जाके शरद पवार जी के सामने बैठते हैं, तो लोग जो देखते हैं उन पर इंप्रेशन कुछ और क्रिएट हो रहा है। एक वो हो गया, फिर 10 जनपद में जाके मिलना, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या उद्धव, तो ये अगेन लोगों को जो कॉन्फिडेंस है कि मातोश्री एक पावर सेंटर है, वहां पर एक जबरदस्त, तो एक लोगों के मन में कुछ दूसरे चीज आ रहा है कि पावर सेंटर हट गया क्या। तो इसको आपको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। और पावर साहब जिस प्रकार से चल रहा है वो ढामाडोल है, कभी अडानी जी से मिलते हैं, कभी एकनाथ शिंदे जी को वर्षा में जाके मिलते हैं। तो ये भी लोग जो देखते हैं, जो बाला साहब ठाकरे जी के भक्त हैं, जो उद्धव सेना के कट्टर भक्त है, वो देख के उनको कुछ ठीक अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ग्राउंड से भी कुछ मालूम पड़ रहा है। तो इस चीज को कैसे आप चेंज करोगे?
या ये ऐसे ही चलेगा, कैसे जाएंगे? बिकॉज हमारे पार्टी के प्रमुख सम्मानीय उद्धव साहब की पॉलिसी और बाला साहब ठाकरे साहब की पॉलिसी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे उद्धव साहब ये मैच्योर पॉलिटिशियन है और वो सब लोगों से मिलते हैं, उनकी बात समझ के ले रहे हैं। और देश में अगर हर एक स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी को अपोज करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलेंगे तो उसमें गलत क्या है? सम्मानीय उद्धव साहब का करिश्मा देखना है तो दसरा मेलावा देखो। हमारे जो रीजनल, हर एक रीजन में, हर एक बड़े बड़े सिटीज में शिवसेना की जो रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है और लोगों का उनको प्रतिसाद मिल रहा है, ये भी बात आप देख सकते हैं। करिश्मा कब ध्यान में आएगा? एक आध दूसरी इलेक्शन तो महाराष्ट्र में होने दो, और इलेक्शन में शिवसेना कैसा परफॉर्म करेगी इसके ऊपर आप मातोश्री का पावर देख सकते हैं। अभी वो विरोधक कुछ भी बोल सकते हैं, उसका मॉरल डाउन करने के लिए कौन सा भी एलिगेशन कर सकते हैं, मगर हमारे उद्धव साहब और महाराष्ट्र की जनता ये जो नाता है वो आगे रहेगा और बहुत बड़े पैमाने पे काम करेगा इस महाराष्ट्र में। लेकिन जहां तक उद्धव जी का प्रश्न है, जिस प्रकार क्या आपको लगता है कि आप जी प्रदीप जी बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं पूछता हूँ, बोलिए। नहीं, मुझे पूछना है बिकॉज आपको ज्यादा नॉलेज है इस विषय में। जो महिला है, ओबीसी है, एससी एसटी है, अल्पसंख्यक है, दलित है, उद्धव जी के तरफ क्या ये पूरे जो समाज है वो घूमेगा? बिकॉज आपके आने से आके साथ बहुत बड़ा फर्क भी पड़ गया है जिस प्रकार से देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चारों पांचों जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है और वोटर्स भी है, इनको भी न्याय मिलेगा और ये उद्धव जी से जुड़ेंगे? ऐसे कोई कार्यक्रम आप लेके जा रहे हो उनके सामने? कार्यक्रम इस महाराष्ट्र में लेके हम जा रहे हैं। शिवसेना बोले तो महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र का आम आदमी, ये ध्यान में रखते हुए शिवसेना का एजेंडा, जिस दिन शिवसेना स्थापन हो गई है उस दिन से सिर्फ मराठी लोगों का एजेंडा हमारा शिवसेना का रहा है और रहेगा भी। मैं आपको ये बता दूंगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अपोज करने वाला सबसे स्ट्रांग पार्टी कौन सा है, पक्ष कौन सा है, इसके पीछे महाराष्ट्र की जनता रहने वाली है। महाराष्ट्र की जनता मतलब कौन? एससी एसटी ओबीसी दलित माइनॉरिटी, ये सब लोग, हर कोई एक मार्केट में जाओ, हर कोई रूरल देहाती गांवों में जा सकते हैं, हर कोई 10 आदमियों का 100 आदमियों का अगर आप कोई जायजा ले लेंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन कर रहा है? तो शिवसेना कर रही है। और सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रहने वाला लीडर महाराष्ट्र में कौन सा है? तो सम्मानीय उद्धव साहब ठाकरे है। ये तो आपके संशोधन में आगे आएगा। लेकिन यहां पर लक्ष्मण आगे साहब ये बताएं कि जितने नेता हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नेता जो शिंदे गुट के साथ गए, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता इस वक्त कि कितने लोग वापस आ रहे हैं, आप लोग उनको वापस लेंगे नहीं लेंगे वो बात अलग है। मेरा ये कहना है कि जो बाला साहब ठाकरे के लॉयलिस्ट थे, क्या आज भी वो उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं या वो डामाडोल हो गए हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो नई शिवसेना के साथ जाएंगे, यानी शिंदे के साथ? सिर्फ एमपीज और एमएलए शिंदे गुट में गए हैं। वो जो एमपी एमएलए गए हैं उनके साथ इस महाराष्ट्र में एक तालुका कृषि उत्पन्न बाजार समितियों का इलेक्शन हो चुका महाराष्ट्र में। मेरे पास सर्वे है, जितने लोग गए हैं उनमें से एक आध दूसरा मिनिस्टर, एक आध दूसरा एमएलए छोड़ के बाकी के सब तालुकाज में जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति बोलते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा परफॉर्म किसने किया है? तो महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और एनसीपी ने इकट्ठा जो परफॉर्मेंस किया है वो परफॉर्मेंस बहुत बड़े पैमाने पे है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? ये जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो इलेक्शन महाराष्ट्र में हो चुका, वो इलेक्शन सिर्फ गांव के सरपंच, गांव के मुखिया और गांव के जो लीडर्स लोग हैं वो सब लोग एमवीए मतलब महाविकास आघाड़ी के साथ है। इसलिए मैं आपको पूरे दावे के साथ बोल दूंगा कि यह महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के अपोज में इलेक्शन को एक साथ आगे आएगी तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट बचेगा नहीं। तो ये शिंदे गुट को भी मालूम होगा, ऐसी बात तो नहीं है? अगर आपको मालूम है तो उनको भी मालूम होगा। मालूम है उनको भी। इसीलिए तो बीजेपी की लीडरशिप है नेशनल लेवल पे, वो तो चिंतित है, वो तो पीछे पड़े हैं एनसीपी के। मैं अभी डायरेक्ट बोल सकता हूं आपके सामने।
एनसीपी के पीछे पड़े हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं हर एक रीजन में, उनके पीछे पड़े हैं। ये तो बात है, ये तो फैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी एक साल चुप बैठेगी नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को, गठबंधन को तोड़ने के लिए हर एक प्रयास करेगी, मगर महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हराएगी। प्रदीप जी। हाके साहब, 4% आप जो बहुजन समाज एक बहुत क्रिटिकल वोट शेयर है सबके लिए, ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। नॉट ओनली जहां भी जाएंगे ये उनको इफेक्ट होगा। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार प्रकाश, गए बार भी हम चर्चा किया, प्रकाश अंबेडकर जी का जिस प्रकार से रवैया है, क्या आपको लग रहा है कोई ढामाडोल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी शिंदे जी का तारीफ करना, कभी बोले कि हम शिंदे जी के साथ जुड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ नहीं है, फिर कभी शरद पवार जी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना जो विवादित है। तो प्रकाश अंबेडकर जी आपको लगता है लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से होगा, कहां पर होगा? बिकॉज पहले उनका देवेंद्र फडणवीस जी से बहुत अच्छा रिश्ता भी था। आप इसको कैसे देखते हो के साथ? मैं आपको एक बात आपके सामने रखता हूं। अगर महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, उद्धव साहब, ये अगर तीनों इकट्ठा आ सकते हैं, आएंगे, तो कौन सा भी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को हरा नहीं सकता। ये तो महाराष्ट्र की फैक्ट है। 6% रहने दो, भारतीय जनता पार्टी का कितना भी परसेंटेज रहने दो, अगर महाविकास आघाड़ी इकट्ठा आती है तो 40-50% के आगे महाराष्ट्र का वोट इकट्ठा हो जाएगा और सीधे भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जाने वाले कोई शिंदे गठ रहने दो और कोई रहने दो, उसको हराएगी। ये तो सीधा कैलकुलेशन है। तो लक्ष्मण हाके साहब, क्या आप लोग एक रहेंगे? क्या आपकी एकता बरकरार रहेगी? एक रहने के लिए तो प्रयास चल रहे हैं। सम्मानीय उद्धव साहब ने या एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ जाएगी? कुछ भी होने दो, प्राप्त परिस्थिति जो रहेगी उसको हम सामने जाएंगे, उसके साथ हम स्ट्रगल करेंगे। हमारे उद्धव साहब ने एक स्टेटमेंट में बोल दिया था, जो महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ चुका था पूरा, अजित पवार साहब वगैरह सब बड़े लीडर्स को लेके जो महाराष्ट्र में माहौल चल रहा था, उस टाइम हमारे उद्धव साहब ने बोल दिया था, चाहे हमें अकेले भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, मगर हम भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर नहीं होंगे। ये हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के लीडर सम्मानीय उद्धव साहब का ये रवैया है और रहेगा। लक्ष्मण हाके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपको नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। Lovely talking to you, sir. Really and truly lovely. Thank you. Sir, the MBA really has its work cut out, Pradeep ji. They need to remain united. Because as Lakshman Hake ji says, the BJP is not going to let go of any opportunity yet. मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई भी सर उद्धव ठाकरे जी, लक्ष्मण हाके जी जैसे नेताओं को साथ में जोड़ के, he has increased his vote share among the poor and downtrodden. जो हम कहते हैं कि ओबीसी है, दलित है, SC, ST है, he's got a very good reach over there and people trust him and believe him. So people like Hake ji is only going to increase Uddhav ji's vote share. And as you said, Bala Saheb Thackeray ji's vote share is still, the loyalty lies with Uddhav Sena. We have seen in various by-elections. And Pradeep ji, if YSR could go it alone and win Andhra Pradesh, KCR can win Telangana alone. Yes, sir. Why can't the Shiv Sena do it over here in Maharashtra? I mean, what prevents them? They really have to work harder, of course. They'll have to work harder. The logic of the MVA is unbeatable, I agree. But in case the NCP were to break it, well, Uddhav ji will have to go alone. That's it. Right, that's just about it in tonight's show. आप अपने comments भेजते रहे. We'll try and read out as many as possible from both Pradeep ji and myself. Pradeep ji, of course, from Colombo. And as far as I'm concerned, I'm still very much in Mumbai and will remain in Mumbai. और नेशन नाम से आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।